हाँ जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आपको लड्डू मिल गए? सर, है लड्डू बहुत अच्छे थे। तो ये आपको अक्सर मिले। हाँ, एक बार ही मिले। चलो एक बार और खिलाएंगे आपको। हाँ हाँ, एक और गाड़ी लेंगे तब और खिलाएंगे आपको। मतलब आपके लाडुओं के चक्कर में गाड़ी ले लूंगा अब। नहीं, सोडानी के लड्डू अच्छे आते हैं। ये हम बहुत पहले स्प्रिंग बोर्ड में जब मैं एडमिशन लिया था, तब हम थोड़े ही लोग हुआ करते। क्लास में 100-150 लोग होते। तो दिलीप सर को हम कभी यूं बोल देते महीने में कि सर लड्डू खाने हैं, तो सर वो सोडानी से लड्डू मंगा के दिया करते। तो तब से हमारे वो स्वाद लगा हुआ है। हालांकि बाद में तो बच्चे आप जैसे आने शुरू हुए, तो हम तो केवल सर को लड्डुओं का ही कहा करते थे। फिर आप जैसे बच्चों ने कहना शुरू किया कि सर भंडारा। तो आजकल तो सर की काफी महंगा पड़ता है, लंबा चौड़ा भंडारा ही हो जाता है। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? अच्छा, कारण पढ़ रहे थे ना। अच्छा, मैं कारण कारण पूछ लूं, पुराने वाला रिवीजन करवा दिया था, वो 3-4 दिन का आप वापस कर लेना अपना। मैं कारण पूछ लेता हूं आपसे। राजनीतिक कारण पढ़े थे। राजनीतिक कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट जो था वो रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। जो अंग्रेज थे वो रियासत के उत्तराधिकार के मामलों में भी। अंग्रेजों ने पुरानी रियासतों को तोड़ के, जैसे 3 रियासतें बताई थी, धौलपुर, टोंक और जालौन। एक और पढ़ा था कि अंग्रेजों ने नई नई सेनाएं बना ली राज्यों की सुरक्षा के लिए। उनका खर्चा किस पे डाल दिया? जैसे सेनाओं के नाम पढ़े थे हमने। एक सेना पढ़ी थी कि कोटा कंटिजेंट, कहां पे थी वो? देवली में। एक शेखावाटी ब्रिगेड थी, झुंझुनू मेरवाड़ा बटालियन थी, एक जोधपुर लीजियन थी, और एक मेवाड़ भील कोर थी। कुछ हम प्रशासनिक कारण पढ़ रहे थे कि पहले प्रशासन सामंत संभालते, लेकिन अब सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। सामंत जो कर लिया करते थे वो भी, और सामंतों की सेनाएं भी समाप्त कर दी गई। तो सैनिक क्या हो गए थे? हम आर्थिक पढ़ रहे थे कि राज्यों की सुरक्षा के लिए राजा धन देते, वो बहुत ही ज्यादा था, इसलिए राजाओं ने किसानों पर टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए थे। उद्योग हमारे समाप्त हो गए थे क्योंकि ब्रिटिश माल ज्यादा आने लग गया था ना। उद्योग धंधे हमारे समाप्त हो गए, सॉरी, व्यापार वाणिज्य समाप्त हो गया था क्योंकि अंग्रेजों ने नए नए क्या बना लिए थे? व्यापारिक। इसलिए हमारा ट्रेड जो था किधर शिफ्ट हो गया? ब्रिटिश इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर हम सामाजिक धार्मिक कारण पढ़ रहे थे। सामाजिक ये था कि अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में, और धार्मिक ये था कि ईसाई मिशनरी जो थे उन्होंने हिंदू और इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। साहित्य कारण ये थे कि हमारे कुछ विद्वान थे जिन्होंने किताबें लिखी जिनमें कैसी भावनाएं थी? अंग्रेज विरोधी भावना। इससे देश में कौन सी भावना का संचार हुआ? राष्ट्रवाद। जैसे बांकीदास जी थे, उन्होंने क्या लिखा? आयो अंग्रेज मुल्क रो। सूर्यमल मिश्रण थे, वीर साथ से 2 नाम और बताए थे, राघो दास जी और गम। सैनिक इस वजह से परेशान थे कि अंग्रेज उनसे कौन सा भेदभाव करते थे? रेसिज्म हो रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। किन बातों को लेके? पद और वेतन। किस किस बात को लेके? पद और, यही पढ़ा था। चलो आगे बढ़ते। एक कारण और लिख लो, बाद में नई चीज पढ़ेंगे। लिख लो तात्कालिक कारण, इमीडिएट कोज। वैसे मैंने बता दिया था, शुरू किया तभी, लिख लेंगे अपने। तात्कालिक कारण, इमीडिएट कोज। तात्कालिक कारण, इमीडिएट कोज। मैंने बताया था आपको कि अंग्रेज भारत में एक बंदूक यूज में लिया करते, उस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? और अभी अभी अंग्रेज एक नई बंदूक यूज में लाना शुरू, एनफील्ड। कौन सी थी? और एनफील्ड के अंदर जो भी कारतूस यूज में लिए जाते वो कौन से कारतूस थे? चर्बी वाले कारतूस। कौन से थे? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता। और हिंदू और मुसलमान दोनों ही मानते थे कि हमारे धर्म पे हमला है, क्योंकि गाय और सूअर की चर्बी थी। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर मुसलमानों के लिए अपवित्र। लिख लो तात्कालिक कारण, हेडिंग डाल लिया ना, लिखो। अंग्रेजों ने ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड बंदूकों का प्रयोग प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग प्रारंभ किया। Britishers started to use new Enfield rifles in place of brown base. अंग्रेजों ने ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड बंदूकों का प्रयोग प्रारंभ किया। Britishers started to use new Enfield rifles in place of brown base. Started to use new Enfield rifles in place of
ब्राउन बेस, तथा इनमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। एंड ग्रीस्ड कार्टिजेज वर यूज्ड इन देम, तथा इनमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। एंड ग्रीस्ड कार्टिजेज वर यूज्ड इन देम, तथा इनमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। एंड ग्रीस्ड कार्टिजेज वर यूज्ड इन देम, इनमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। ग्रीस्ड कार्टिजेज वर यूज्ड इन देम। ठीक है, ये हो गए भाई कारण कि 57 की क्रांति क्यों हुई थी, उसके कारण। अब जो मैं उस दिन बात समझा रहा था, वापस एक बार 5 मिनट में समझा दूं कि मान लो कभी क्वेश्चन आए कि चर्बी वाले कारतूसों ने 1857 में क्रांति करवा दी थी। क्या क्वेश्चन है? चर्बी वाले कारतूसों ने 57 में क्या करवा दी थी? क्रांति करवा दी। या सिंपल इंग्लिश में लिखा है ग्रीस्ड कार्टिजेज वर कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो अपने को केवल चर्बी वाले कारतूस नहीं लिखना, अपना आंसर वैसा होना चाहिए कि 1857 की क्रांति के लिए चर्बी वाले कारतूस एक तात्कालिक कारण थे, लेकिन इतनी बड़ी घटना के लिए किसी एक कारण को पूर्णतः जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। भारतीय इतिहास की एक महानतम घटना 1857 की क्रांति के लिए कई अलग अलग कारण जिम्मेदार थे, जो कि इस प्रकार है: राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक, साहित्यिक, सैन्य। सारे लिखना है ना, सारे लिख के वापस एक लाइन में लिखना है कि हाँ, हमें यह जरूर मानना पड़ेगा कि इन सब कारणों की वजह से भारतीय जनमानस में या भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति भावनाएं उभर रही थी। चर्बी वाले कारतूसों ने इन भावनाओं को सतह के बाहर लाने का प्रयास किया। या वैसे लिख दे कि इन सब कारणों की वजह से भारतीय जनता में एक चिंगारी, वो एक आग वो आपके तो भूसे का ढेर बना हुआ था, उसमें चिंगारी लगाने का काम जो था वो किसने किया था? लाइटनिंग करने का काम किया था, जलाने का काम किया था। बाकी तैयार तो हम पहले से। आई बात समझ? अब एक कारण यह भी बनता है कि क्रांति फेल क्यों हो गई? जब इतनी बड़ी क्रांति थी तो भी वो क्रांति हमारी सफल तो नहीं। हमारा उद्देश्य था कि अंग्रेजों को हम देश से बाहर निकाल देंगे, पर क्या अंग्रेजों का राज खत्म हुआ? ना, शासन का स्वरूप चेंज हुआ था कि पहले कंपनी राज कर रही थी और अब इंग्लैंड देश ने करना शुरू कर दिया। बाकी अंग्रेजों का राज तो वैसे ही था। लिखो, क्रांति की असफलता के कारण, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। क्रांति की असफलता के कारण, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट, क्रांति की असफलता के कारण, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट। दो तीन बातों का ध्यान रखना। देखो, आगे कभी भी आपसे पूछे कि भारत में 57 की क्रांति फेल क्यों हो गई थी, या फ्रांस की क्रांति फेल क्यों हो गई थी, या रूस की क्रांति फेल क्यों हो गई थी, एक कारण हमेशा ही लिखना। पहला कारण ये लिखना है कि कोऑर्डिनेशन नहीं था। क्या नहीं था? स्ट्रेटेजी नहीं थी, नेता बेलखने थे। इन तीनों का अभाव था। किस किस का अभाव बताओ? देखिए, सामंजस्य, रणनीति और योग्य। स्वाभाविक सी बात है, सामंजस्य तो कहां दिख रहा है आपको कि नसीराबाद वाले क्रांति कर रहे 28 मई को, नीमच वाले कर रहे 3 जून को, एरिनपुरा वाले करे 21 अगस्त को, कोटा वाले करे 15 अक्टूबर। जब जिसके जी में मुंह उठा के क्रांति कर गए। ऐसे थोड़ी होती यार क्रांति, आप में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। आप देखो कि कुशाल सिंह चांपावत वाली 21 अगस्त से क्रांति शुरू हो गई, कोटा वाले कर रहे थे 15 अक्टूबर, एक ही टाइम में, आपस में कोई कॉन्टेक्ट नहीं। कोटा वाले करे हम हमारा देख लेंगे, तुम्हें सहायता की कोई भी आवश्यकता। इसका मतलब सामंजस्य तो आप में, रणनीति तो थी नहीं। बस नसीराबाद वालों की जी में है कि अंग्रेजों को मारना, मार दिया। अब आगे कहां जाएंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में इनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं। ये कहीं नीमच में, ये कहीं एरिनपुरा में। आप 6 महीने तक क्रांति करके यहाँ पे बैठे रहे, लेकिन कोई प्लानिंग आपकी। कोटा वाले 6 महीने तक कोटा पे कब्जा करके बैठे रहे, बाहर से सहायता लेनी, बाहर से सहायता देनी, इस प्रकार की कोई भी प्लानिंग दिखाई। योग्य नेतृत्व होता तो सफल हो ही जाते, योग्य नेतृत्व नहीं था, इसका मतलब सफल। तो जहां असफल हो वहां ये बातें लिखनी है, सीधी सी है। जहां सफल हो जाए वहां तो कह देते नेतृत्व अच्छा था, जहां सफल नहीं हो वहां कह देते नेतृत्व अच्छा नहीं था। लिखो, आपसी सामंजस्य, रणनीति तथा योग्य नेतृत्व का अभाव था। देयर वर लैक ऑफ इंटरनल कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेटेजी एंड कैपेबल लीडरशिप। आपसी सामंजस्य, रणनीति तथा योग्य नेतृत्व का अभाव था। देयर वर इंटरनल कोऑर्डिनेशन, देयर वर लैक ऑफ इंटरनल कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेटेजी
एंड कैपेबल लीडरशिप। किस किस का अभाव था बताओ। देखिए, सामंजस्य, रणनीति और योग्य। अब अगले पॉइंट में अपने इसको एलिब्रेट करेंगे भाई कैसे सामंजस्य नहीं था। तो अभी मैंने बताया कि अलग अलग स्थानों पर क्रांति अलग अलग दिन हुई, इसलिए अंग्रेजों को दबाने का मौका मिल गया। नसीराबाद में भी नसीराबाद की क्रांति दबा लो, नीमच में भी नीमच की दबा लो, कोटा में भी तब कोटा की दबा लो, और एरनपुरा की भी तब एरनपुरा। आप मान लो ये चारों एक साथ कर जाते तो अंग्रेज कहां देखते, एरनपुरा देखते, कोटा देखते, नसीराबाद देखते या नीमच। तो अंग्रेजों को क्रांति दबाने का टाइम है। और ये पूरे भारत में दिखाई देता है। झांसी की रानी क्रांति अलग कर रही थी, नाना साहब अलग कर रहे थे, बेगम हजरत महल अलग कर रही थी, इनमें आपस में किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं था। लिख लो दूसरा, लिख लो कारण। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में क्रांति हुई थी। रिवोल्ट टुक प्लेस ऑन डिफरेंट प्लेसेज इन डिफरेंट टाइम्स। रिवोल्ट टुक प्लेस ऑन डिफरेंट प्लेसेज इन डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में क्रांति हुई थी। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में क्रांति हुई थी। रिवोल्ट टुक प्लेस ऑन डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट टाइम्स। अतः अंग्रेजों को क्रांति दबाने का पर्याप्त मौका मिल गया था। अतः अंग्रेजों को क्रांति दबाने का पर्याप्त मौका मिल गया था। सो ब्रिटिशर्स गॉट एनफ टाइम टू सप्रेस रिवोल्ट। सो ब्रिटिशर्स गॉट एनफ टाइम टू सप्रेस रिवोल्ट। अतः अंग्रेजों को क्रांति दबाने का पर्याप्त मौका मिल गया था। सो ब्रिटिशर्स गॉट एनफ टाइम टू सप्रेस रिवोल्ट। अंग्रेजों को क्रांति दबाने का पर्याप्त मौका। आगे समझ में। तो भाई सामंजस्य रणनीति तो नहीं है। सामंजस्य होता तो एक साथ कर लेते, रणनीति भी होती तो एक डेट होती, कोई तय डेट होती, एक साथ करते लोग। नेतृत्व है। भारत में दो बड़े नेता थे क्रांति के। एक है बहादुर शाह जफर। कौन है? मुगल बादशाह था। एक थे नाना साहब पेशवा। भाई भारत की दो बड़ी शक्तियां हुआ करती थी, एक तो मुगल और एक कौन? मराठों में तो क्या होता था? पेशवा। और मुगलों में क्या हुआ करता था? बादशाह। तो इन दिनों पेशवा तो कौन थे अपने? नाना साहब। और बादशाह कौन था अपना? बहादुर शाह जफर। और इन दोनों ने क्रांति की अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन इन दोनों ने राजस्थान वालों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया। भाई ये दोनों क्रांति कर रहे थे तो राजस्थान के राजाओं को लेटर लिख के पूछ तो सकते थे, यार तुम्हारा क्या प्लान है? हम कर रहे हैं यार, सारे देश वाले मिलके एक साथ करते हैं, अपना राज करेंगे, अपने दूसरे देश का राज क्यों होने थे? लेकिन इन्होंने राजस्थान से ऐसा कोई भी कॉन्टेक्ट। उल्टा बहादुर शाह जफर ने लेटर भेजे, यूपी बिहार दिल्ली के आसपास के कई जगह उसने लेटर भेजे, लेकिन राजस्थान वालों के पास ऐसा कोई भी लेटर उनका नहीं है। देखो, क्रांति के बड़े नेताओं मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तथा पेशवा नाना साहब ने, क्रांति के बड़े नेताओं मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तथा पेशवा नाना साहब ने, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एंड पेशवा नाना साहब, रेपुटेड लीडर्स ऑफ रिवोल्ट। मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एंड पेशवा नाना साहब, रेपुटेड लीडर्स ऑफ रिवोल्ट। क्रांति के बड़े नेताओं मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तथा पेशवा नाना साहब ने, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एंड पेशवा नाना साहब, रेपुटेड लीडर्स ऑफ रिवोल्ट। पेशवा नाना साहब ने राजस्थान के विद्रोहियों से किसी प्रकार का कोई संपर्क स्थापित नहीं किया। मतलब उन नेताओं से भी, कुशाल सिंह चंपावत और इनसे भी कोई कांटेक्ट नहीं किया। राजस्थान के विद्रोहियों से किसी प्रकार का कोई संपर्क स्थापित नहीं किया। डिड नॉट एस्टैब्लिश सच एनी कॉन्टेक्ट विद रिबेल्स ऑफ राजस्थान। डिड नॉट एस्टैब्लिश सच एनी कॉन्टेक्ट विद रिबेल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के विद्रोहियों से कोई संपर्क स्थापित नहीं किया। डिड नॉट एस्टैब्लिश सच एनी कॉन्टेक्ट विद रिबेल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के विद्रोहियों से कोई संपर्क स्थापित है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर मान लिया आपकी बात, बहादुर शाह जफर और नाना साहब ने तो नहीं किया, त्याता टोपे तो आया था बापड़ा, है ना? तो कौन से अपने वालों ने छठ की चौदस कर दी? त्याता टोपे का साथ भी तो अपने वालों ने नहीं दिया था। पर हम कहते हैं साहब त्याता टोपे बहुत लेट आया था, और त्याता टोपे आया था ना तब तक पूरे भारत में क्रांति दब गई थी। इसलिए अंग्रेजों का फोकस केवल एक आदमी पे था, त्याता टोपे। और अपने वाले इतने मूर्ख नहीं थे कि जब दिख ही रहा था कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता तो त्याता टोपे का साथ देते। ये वो मारवाड़ी वाला जोक है कि कोई बच्चा खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, और उसने बॉल
शॉट मारा और पड़ोसियों के घर का शीशा तोड़ दिया। पड़ोसी आए और आके कहा यार आपके बेटे ने हमारा शीशा तोड़ दिया। तो उनका पागल है बच्चा, तोड़ दिया होगा यार। तो उनका खुद वाले घर का तो नहीं तोड़ता आपको, उनका इतना पागल थोड़ी है। तो अपने वाले ठीक है भाई विद्रोह वगैरह कर जाते, पर इतने पागल भी नहीं थे कि उस टाइम तात्या टोपे का साथ देते जब पूरे भारत में क्रांति, दिमाग नाम की भी कोई चीज होती, दिख रहा था भाई मौत है सामने, अब इसमें लड़के क्या करेंगे। जब 57 में क्रांति थी तब आते, आप आयो भाई साहब 58 में, वो भी अगस्त में, तब तक क्रांति पूरी दबदबा गई थी। तो अपने वालों का तो यही बड़ा योगदान है कि तात्या टोपे को राजस्थान में कहीं पकड़ने नहीं दिया। अपने ऊपर विश्वासघात का कोई भी आरोप लगाया, मध्य प्रदेश वालों ने पकड़वाया होगा नरवर के जंगलों में, वरना अपने वाले पकड़वा देते। यहाँ रुक रहा था ना कोई, जाके अंग्रेजों का देता साहब ये रहा लो, तुम इसको ढूंढ रहे थे क्या, पकड़ो। पर अपने वालों ने हमेशा भगाया ही है, तो भाई निकल रहे, पार नहीं पड़ेगी, यहां से निकल जा। 2 बार यहाँ पे आके गया था, अपने वालों ने किसी ने पकड़वाया। लिखो, तात्या टोपे का आगमन राजस्थान में बहुत देरी से हुआ था। अराइवल ऑफ तात्या टोपे वॉज वेरी लेट इन राजस्थान। तात्या टोपे का आगमन राजस्थान में बहुत देरी से हुआ था। अराइवल ऑफ तात्या टोपे वॉज वेरी लेट इन राजस्थान। तात्या टोपे का आगमन राजस्थान में बहुत देरी से हुआ था। अराइवल ऑफ तात्या टोपे वॉज वेरी लेट इन राजस्थान। तथा अब तक अंग्रेज पूरे भारत में क्रांति दबा चुके थे। एंड नाउ ब्रिटिशर सप्रेस्ड रिवोल्ट इन एंटायर इंडिया। तथा अब तक अंग्रेज पूरे भारत में क्रांति दबा चुके थे। एंड नाउ ब्रिटिशर सप्रेस्ड रिवोल्ट इन एंटायर इंडिया। अब तक अंग्रेज पूरे भारत में क्रांति दबा चुके थे। एंड नाउ ब्रिटिशर्स सप्रेस्ड रिवोल्ट इन एंटायर इंडिया। अतः उन्होंने अपना पूरा ध्यान तात्या टोपे पर लगा दिया था। सो दे कंप्लीटली कंसंट्रेट ऑन तात्या टोपे। अतः उन्होंने अपना पूरा ध्यान तात्या टोपे पर लगा दिया था। सो दे कंप्लीटली कंसंट्रेटेड या फोकस्ड ऑन तात्या टोपे। अतः उन्होंने अपना पूरा ध्यान तात्या टोपे पर लगा दिया था। सो दे कंप्लीटली कंसंट्रेटेड या कंप्लीटली फोकस्ड ऑन तात्या टोपे। सवाल यह भी बनता है कि हम बहादुर शाह जफर, नाना साहब या तात्या टोपे का साथ ही क्यों मांग रहे थे। हमारे यहाँ के लोगों ने नेतृत्व क्यों नहीं किया। हमारे यहाँ के लोग नेता बन जाते तो नेता कौन बन सकते थे, राजा बन सकते थे। लेकिन राजा हमारे सारे के सारे किसके समर्थक थे, अंग्रेजों के। इसलिए इनके उनके अंदर से कोई भी लीडरशिप निकल के नहीं है। देख लो, राजस्थान के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। किंग्स ऑफ राजस्थान सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। राजस्थान के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। किंग्स ऑफ राजस्थान सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। राजस्थान के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। किंग्स ऑफ राजस्थान सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। हम ये भी कह सकते हैं कि सर राजा नहीं, राजा अंग्रेजों के समर्थन में चले गए। जनता, जनता तो अंग्रेजों के विरोध में थी। जनता के अंदर से कोई नेता निकल के आ जाते। हाँ, कोशिश भी की होगी किसी ने, जनता ने नेता बनने की। पर अंग्रेजों ने जहां जहां क्रांति दबाई थी वहां बहुत क्रूरता से दबाई थी उन्होंने क्रांति, कि वह फांसी पे लटका देना, है ना, उस टाइप के बड़े जोरदार काम किए थे उन्होंने। तो मान लो मेरे जैसे किसी के जी में भी आई कि मैं बाहर जाके क्रांति करता हूं, फिर बाहर निकल के मैंने देखा कि 2 लटके में, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे मुंह से निकल गई, मैं ऐसा कोई भी काम है नहीं करूंगा भाई साहब। तो क्रांति थी बुरी दबाई थी कि आम जनता क्रांति में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। लिखो, अंग्रेजों ने अत्यधिक क्रूरता से क्रांति को कुचला था। अंग्रेजों ने अत्यधिक क्रूरता से क्रांति को कुचला था। ब्रिटिशर्स ब्रूटली सप्रेस्ड रिवोल्ट। ब्रिटिशर्स ब्रूटली सप्रेस्ड रिवोल्ट। अंग्रेजों ने अत्यधिक क्रूरता से क्रांति को कुचला था। ब्रिटिशर्स ब्रूटली सप्रेस्ड रिवोल्ट। अतः आम जनता क्रांति में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर सकी। अतः आम जनता, सो कॉमन पीपल, अतः आम जनता क्रांति में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर सकी। कुड नॉट डेयर टू ज्वाइन रिवोल्ट। कुड नॉट डेयर टू ज्वाइन रिवोल्ट। इतना डेयर वो दिखा नहीं पाए कि ज्वाइन कर लेते रिवोल्ट को। कुड नॉट डेयर टू ज्वाइन रिवोल्ट। आम जनता क्रांति में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर सकी। कॉमन पीपल कुड नॉट डेयर टू ज्वाइन रिवोल्ट। एक बड़ी कमी जो अपने यहां विद्रोहियों की रही, जैसे भी थे पर कुछ नेता तो आए थे सामने, उनकी एक बड़ी कमी ये रही कि उन्होंने अजमेर पर कब्जा करने का कोई प्रयास नहीं किया।
आप सारे दिल्ली की तरफ भागते रहे। यदि अजमेर पे कब्जा कर लेते तो नसीराबाद वाले यदि उस दिन अजमेर पे कब्जा कर लेते तो अपने राजस्थान वाले राजा तैयार बैठे थे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए। और नसीराबाद वालों ने कब्जा किया नहीं, अजमेर हमेशा खुला रहा। अजमेर खुला रहा इसलिए अंग्रेजों को अपनी सेना इधर उधर भेजने में कोई भी दिक्कत है। सेंटर हमेशा खुला रहेगा तो सारे डिसीजन लिए जा सकेंगे। यदि सेंटर ही बंद कर दिया जाता, डिसीजन कहां से लेते? फिर सेना आती दिल्ली से, सेना आती बॉम्बे से, सेना आती कलकत्ता से। वो सेना आती तब तक कुछ ना कुछ किया जा सकता था। अब तो ब्यावर में क्रांति कहां हो? अजमेर के अंदर तो मेरवाड़ा बटालियन खुद ही खड़ी है। तो ब्यावर वाला हूं लगता है अपनी बटालियन तो खुद ही वहां क्या करेंगे क्रांति करके। या नसीराबाद वाले, नीमच वाले, कोई भी जो थे वो क्रांति कर भी रहे थे तो उनकी क्रांतियां हाथों हाथ दब रही थी। क्यों? क्योंकि सेना कहां से जा रही थी? अजमेर। यदि अजमेर बंद कर दिया जाता तो अंग्रेजों को इतने मौके नहीं। लिख लो अगला। विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था। रिबेल्स डिड नॉट ट्राई टू कैप्चर अजमेर। विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था। रिबेल्स डिड नॉट ट्राई टू कैप्चर अजमेर। विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था। रिबेल्स डिड नॉट ट्राई टू कैप्चर अजमेर। अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था। डिड नॉट ट्राई टू कैप्चर अजमेर। फिर दो चीजें और देखो हमेशा लिखनी है अपने को। जब भी अपनी हार और दूसरों की जीत तो हमेशा बताने कि हमारे हथियार कमजोर थे, हमारे पास हथियार अच्छे और हमारे पास सेनापति भी अच्छे। भाई जो जीत गए उनको कह दो कि उनके हथियार अच्छे थे, जो जीत गए उनको कह दो कि उनके सेनापति भी क्या थे? अच्छे। तब हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के पास भाई अच्छी अच्छी बंदूकें थी, हमारे वाले तो कोई भाले से लड़ रहा था और कोई लठ से लड़ रहा था, बेलन चिमटा जो हाथ में है उसी से लड़ लिया। ढंग के हथियार हमारे पास में तो थे। फिर हमारे यहाँ तो जनता के अंदर से बन रहे, जैसे भाई लाला हरदयाल, वो जयदयाल है, तो जयदयाल कोई सैनिक तो था नहीं, वकील था, वो लड़ लिया। अंग्रेजों के तो जीते कमांडर लड़ने के लिए आ रहे थे, वो वेल ट्रेन्ड कमांडर थे, इधर युद्धों में गए हुए थे। अपने तो इकट्ठे किए तो आ जाओ आ जाओ लड़ेंगे लड़ेंगे, तो कोई बाटा लेके भाग रहा था और कोई कुछ ही लेके भाग रहा था। लिखो, अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अत्याधुनिक हथियार थे। ब्रिटिशर साइड मॉडर्न वेपन्स देन रिबेल्स। अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अत्याधुनिक हथियार थे। ब्रिटिशर साइड मॉडर्न वेपन्स देन रिबेल्स। अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अत्याधुनिक हथियार थे। ब्रिटिशर साइड मॉडर्न वेपन्स देन रिबेल्स। अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अत्याधुनिक हथियार थे। ब्रिटिशर साइड मॉडर्न वेपन्स देन रिबेल्स। अगला एक लास्ट लाइन और लिख लो अपने। अगला पॉइंट लिखो, कितने पॉइंट हो गए? 9वां लिख लो। अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अच्छे सेनापति थे। ब्रिटिशर साइड कैपेबल कमांडर्स देन रिबेल्स। अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अच्छे सेनापति थे। ब्रिटिशर साइड कैपेबल कमांडर्स देन रिबेल्स। अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अच्छे सेनापति थे। ब्रिटिशर साइड कैपेबल कमांडर्स देन रिबेल्स। विद्रोहियों की तुलना में अच्छे सेनापति थे। आगे बात समझे? तो नीचे वाली दो बात तो आप यूं मान लो कि ऊपर वाली में हम ये लिख रहे थे हम क्यों हारे क्यों हारे क्यों हारे, नीचे वाली में जो है कि अंग्रेज क्यों जीते। तो अंग्रेज क्यों जीते? क्योंकि उनके हथियार अच्छे। अंग्रेज क्यों जीते? क्योंकि उनके सेनापति अच्छे। हम क्यों हारे? क्योंकि हमने अजमेर पे कब्जा नहीं। आम जनता क्रांति में शामिल होने का जज्बा जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। राजा महाराजा अंग्रेजों के दोस्त, अपना नेतृत्व तो आया नहीं। चाचा टोपे लेट आया था, दो बड़े नेताओं ने हमसे कोई कॉन्टेक्ट ही, हमारे में भी रणनीति नहीं थी, इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम में क्रांति की, इसलिए अंग्रेजों को क्रांति दबाने का पूरा मौका। आई बात समझ? अब लिख लो क्रांति का प्रभाव। ये हो गया, असफलता कारण हो गए। अब लिख लो क्रांति के प्रभाव, इंपैक्ट्स ऑफ रिवोल्ट। इंपैक्ट क्या था? रिजल्ट लिख लो बोले इंग्लिश में, रिजल्ट्स ऑफ रिवोल्ट। इंपैक्ट्स ऑफ रिवोल्ट, रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट। एक तो ना जब भी कोई नया टॉपिक शुरू करो तो बीच में 5-7 लाइनें छोड़ दिया करो। कितनी लाइनें? या घर पे यूं सौगन खा के आए थे कि पापा आपकी कमाई की पाई पाई का हिसाब देंगे, ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जिससे आपके पैसे बिगाड़े जा सके। भाई मैं ये कहता हूं कि मैंने 9 कारण लिखा है असफलता के। कल को आप कोई पढ़ो कहीं पे या आपके दिमाग में आए कि सर एक कारण और हो सकता है, तो लिखने की जगह तो आपके पास। जब आप जगह नहीं छोड़ते हो ना तब आप मान लेते हो कि सर मैं तो आज सोचूं कल सोचूं।
आपने 9 लिखा दिए, भली हो आपकी, मैं ये सीधे सीधे याद कर लूंगा। आप अपने आगे बढ़ने की तमाम संभावनाएं समाप्त कर देते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि स्टूडेंट टीचर से हमेशा ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है थोड़े दिनों में। क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा ही रहा हूं, नया पढ़ने का तो मौका मिलता नहीं, हालांकि फिर भी मैं नई चीजें पढ़ ही लेता हूं थोड़ी बहुत, पर फिर भी जितना आप पढ़ सकते हो नया, उतना पढ़ने का मुझे मौका। तो मेरे दिमाग में फिक्स हो गई चीजें, ये चीजें ऐसे ऐसे बतानी है, पार पड़ रही है, दुकानदारी चल रही है, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं। आपके दिमाग में यार कोई नया पॉइंट आए तो आपके पास लिखने की जगह तो, पर आप कहते हो सर हमें पक्का भरोसा है कि हमारे दिमाग में नहीं आएगा। चलो ठीक। अच्छा, किसी भी घटना से पहले होने वाली सारी घटनाएं कारण होती है, किसी भी घटना के बाद में होने वाली सारी घटनाएं परिणाम। 57 से पहले जो भी हुआ था वो 57 की क्रांति का कारण है, 57 के बाद जो कुछ भी हुआ वो 57 की क्रांति का परिणाम, प्रभाव, महत्व है, ये सब एक ही चीज। इंपैक्ट को, कॉन्सिक्वेंस को, रिजल्ट को, इनमें कोई भी फर्क है। मैं कई बार लिखवा देता हूं 57 की क्रांति का परिणाम बताओ, फिर स्टूडेंट आकर कहता है सर महत्व पूछ ले तो सेम बात है, सर प्रभाव पूछ ले तो वही बात है, आगे बस सुन एक ही बात। अब नॉर्मल सा अब तक की जो बातें आपने उनके आधार पर बताओ कि क्रांति जब हुई थी तो राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया है विरोध किया? साथ दिया। तो अंग्रेजों के एक बात बहुत अच्छी सी समझ में आई, क्या आप एक नोटिस करो, 57 की क्रांति करने वाला भी राजा थे और दबाने वाले भी राजा। ये 57 की क्रांति किसने की? कि बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ये सारे आम जनता थी क्या? नहीं, ये सारे के सारे कौन थे? राजा। अच्छा, क्यों क्रांति की? क्योंकि अंग्रेजों ने इनके साथ छेड़खानियां की। जैसे अंग्रेजों ने नाना साहब को कहा कि हम आपकी पेंशन बंद कर देंगे, अंग्रेजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कहा कि तुम्हें हम बेटा गोद, अंग्रेजों ने बेगम हजरत महल को कहा कि हम तेरे पति को गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार कर ही लिया वाजिद अली शाह को। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को धमकियां दी थी कि तेरे मरते ही लाल किला खाली करना पड़ेगा। डलहौजी साहब साहब धमकी देके गया था कि जैसे ही बहादुर शाह जफर मरेगा लाल किला खाली करना पड़ेगा, और तुम्हारा कोई भी बेटा नाम के आगे बादशाह नहीं लगाएगा। किस बात के बादशाह हो रहे? पेंशन देते हम, नाम के आगे बादशाह लगा लगा घूमते हो, और आज के बाद को लाल किले में नहीं रहेगा। ये लास्ट आदमी बहादुर शाह जो लाल किले में, तो उसके बेटों ने कहा फिर हम जाएंगे, कहा 2 BHK देखो फटाफट बाहर कोई तुम्हारा, मैं लाल किले में जो तुमको रहने, तो पर्सनल प्रॉब्लम है। बहादुर शाह जफर को लगता है मेरे मरते मेरा परिवार को ये निकालेंगे यहाँ से। झांसी की रानी को पता है कि मेरे को बेटा गोद लेने नहीं देंगे। बेगम हजरत महल को लगता है कि उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। पेशवा साहब को लगता है कि मेरी पेंशन इन्होंने बंद। तो अंग्रेजों की कुछ प्रॉब्लम थी, सॉरी राजाओं के अंग्रेजों के कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए राजाओं ने क्या कर दी? क्रांति। पर राजाओं ने ही क्रांति दबाई। राजस्थान के सारे राजा अंग्रेजों के साथ, पंजाब के सारे राजा अंग्रेजों के साथ, साउथ के सारे राजा अंग्रेजों के साथ। तो अंग्रेजों की एक बात समझ में आई कि इसका मतलब एक है कि राजाओं से कोई पंगा नहीं लेना। भारत में यदि अपने को सफल होना है तो राजाओं के साथ कोई भी पंगा। इसलिए 57 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने राजाओं के साथ पंगे लेने बंद कर दिए। पहले क्या करते अंग्रेज, यदि कहीं पे बेलखना राजा होता अंग्रेज हटा देते, हट दूसरे को बनाएंगे। अब अंग्रेजों ने कहा अब जो है वो यही है, इसको हटाएंगे, जनता नाराज होती है। भाई वाजिद अली शाह ढाप के बेलखना था, मतलब उससे बेलखना मैंने को राजा नहीं देखा होगा। हालांकि अपनी किताबों में उसकी खूब तारीफें हैं, पर मुझे समझ नहीं आया कि यार काय का लखन थे, उसमें कोई लखन थे ही नहीं। फिर भी उसको हटाया तो अपने लखनऊ की जनता नाराज थी, और अपनी जनता को लगता था कि नहीं टेढ़ा है पर मेरा है, और आप हटा कैसे सकते हो इस प्रकार से। तो अंग्रेजों ने कहा भाई आज के बाद राजाओं को हटाना नहीं, उल्टा राजाओं को राजी रखो। इसलिए 57 की क्रांति के बाद जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड का सितारे हिंद, करौली के राजा मदन पाल को कहा 17 तोपों की, है ना, बीकानेर राजा सरदार सिंह को कहा कि टीबी परगने की 41। तो राजाओं के, अंग्रेजों के व्यवहार में चेंज आ गया, और क्रांति के बाद राजाओं को क्या किया गया? सम्मानित किया गया। याद रहेगी बात है, लिखो। क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। किंग सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। किंग सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। किंग सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, इसी में कंटिन्यू करना। अतः क्रांति के बाद, सो आफ्टर रिवोल्ट, अतः क्रांति के बाद, सो आफ्टर रिवोल्ट राजाओं को सम्मानित किया गया था। किंग्स फॉर ऑनर्ड, ऑनर दिए गए उनको, रिवॉर्डेड, रिवॉर्ड दिए गए, कुछ लिख लो।
राजाओं को सम्मानित किया गया था। किंग्स वर ऑनर्ड। देखो मैंने एक बात और बताई थी कि जब तक अंग्रेज अपने देश में नहीं आए थे, राजा का प्रशासन संभालने के लिए उसकी सहायता कौन करते थे? सामंत। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद सामंतों के प्रभाव बढ़ गए थे या घट गए थे? सामंतों घट गए, इसलिए सामंत अंग्रेजों के साथ नाराज। इसलिए राजस्थान में तो जहां जहां क्रांति हुई है वहां सामंत है। कुशाल सिंह चंपावत सामंत है, केसरी सिंह सामंत है, जोध सिंह सामंत, शिवनाथ सिंह, बिशन सिंह, ये सारे के सारे सामंत ही तो थे, तो सामंत क्रांतियां कर रहे थे। तो अंग्रेजों की एक बात और समझ में आई कि अपने को राजा का साथ देना है, सामंतों का साथ। इसलिए राजा को इतना पावरफुल बना दो कि उसे सामंतों के सहयोग की आवश्यकता ही। इसलिए राजा को तो शक्तिशाली बनाया गया और सामंतों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो तुम तो किसी जोगे छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, तुम्हारे पास कोई भी पावर किसी भी प्रकार की, तुम्हारे पास इकोनॉमिक पावर नहीं, तुम्हारे पास सोशल पावर नहीं। फिर धीरे धीरे सामंत समाप्त हो गए, ताकि कालांतर में आगे चल के कभी जनता यदि विद्रोह करे तो सामंत इस हालत में ना हो कि लीडरशिप दे सके। अब तो सामंत लीडरशिप दे रहे थे। कुशाल सिंह चंपावत चला के रिनपुरा वालों के पास गया था, मैं खड़ा, तुम मेरे साथ आओ आ जाओ। कहा आप रखो ही मत, इसकी सेना पूरी खत्म करो रे, इसके हथियार पूरे छीन लो, तो आगे यदि क्रांति होगी भी और इसके मन में भी आएगा कि मुझे क्रांति करनी है, पर करेगा कैसे? तो सामंतों को क्या बना दिया गया? शक्तिहीन, प्रभावहीन बना दिया गया। लिखो, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट सामंतों ने विद्रोहियों का साथ दिया था। फ्यूडल लॉर्ड्स सपोर्टेड रिबेल्स, सामंतों ने विद्रोहियों का साथ दिया था। फ्यूडल लॉर्ड्स सपोर्टेड रिबेल्स, सामंतों ने विद्रोहियों का साथ दिया था। फ्यूडल लॉर्ड्स सपोर्टेड रिबेल्स। अतः क्रांति के बाद आफ्टर रिवोल्ट, अतः क्रांति के बाद आफ्टर रिवोल्ट अतः क्रांति के बाद आफ्टर रिवोल्ट सामंतों को शक्तिहीन बना दिया गया। फ्यूडल लॉर्ड्स वर मेड पावरलेस, सामंतों को शक्तिहीन बना दिया गया। फ्यूडल लॉर्ड्स वर मेड पावरलेस, सामंतों को शक्तिहीन बना दिया गया। फ्यूडल लॉर्ड्स वर मेड पावरलेस। व्यापारी जो थे, व्यापारी, अंग्रेजों का राज आने के बाद में व्यापारियों को देखो फायदा ही हुआ था। एक फायदा तो यह था अंग्रेजों का राज आने के बाद में कि शांति आ गई थी, लड़ाइयां बंद हो गई। अच्छा मुझे बताओ, व्यापार वाणिज्य लड़ाई के टाइम में ज्यादा फलेगा फूलेगा शांति, है ना? व्यापारी बाणिया जो होगा, दुकानदार जो होगा, वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करे, शांत स्वभाव का होता है ना। मतलब दुकानदार को कोई जाके धमका भी देगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो देखेगा यार पैसे टक्के देके मामला निपट जाए तो ठीक है। जो अपने होते गांव में किसान होते हैं, अपने को आपको धमकी देते, अपने आ देखे आ गया, किस बात की धमकी है? एक हमारा मरेगा, दो तेरे मरेंगे। सेठ ऐसा कभी नहीं सोचता, सेठ सोचता है एक ही बेटा मर जाएगा, फिर आगे करेंगे क्या? तो सेठ ऐसी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करता। और इकोनॉमी वाले विजय सर एक दिन यूं सुना रहे थे कि महाराष्ट्र साइड में वहां गुंडे टाइप के लोग थोड़े ज्यादा होते हैं, तो ये जब आती गणेश चतुर्थी आ गई है ना, कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, तो कोई मोहल्ले का चवन्ना गुंडा टाइप का जो आदमी होता है वो सेठ को जाके कहता है, ले चंदा भाई चंदा, 100 रुपए दो, इस बार ये करना वो करना है। तो क्या अपने मारवाड़ी जीते ही है ना सेठ, वो उनकी तरफ देखते भी नहीं कि जैसे कोई चवन्ना गया और किसी चवन्ने ने जागा चंदा देना पड़ेगा 100 रुपए, वो बिना उसकी तरफ देखे मुनीम को कहता है 120 दे दे, निकल 5 मिनट में निकल यहां से, क्योंकि तू यहां खड़ा रहेगा तो महिलाएं आती है, बच्चे आते हैं, उनको अजीब लगेगा कि यार ऐसे चवन्ने दुकान पर खड़े रहते हैं, मेरी दुकानदारी मारी जाएगी। और तू चला जाएगा, भले ही 120 रुपए लेके चला जाएगा, मेरी दुकान पे ग्राहक आते रहेंगे, मेरे ग्राहकी पे कोई भी फर्क पड़ना, तेरे 120 रुपए से जो 120 रुपए लेने वाला है उसकी जिंदगी में वही रहेगी, हमेशा 120 रुपए ले लेके टाइम पास करेगा, और जो देने वाला होता है उसकी कभी भी इन चीजों की कमी नहीं है। तो सेठ हमेशा इन मामले में होशियार रहते हैं कि सेठ हमेशा शांति का साथ देते हैं। अंग्रेज शांति लाए थे, इसलिए 57 की क्रांति में सेठों ने सबने किसका साथ दिया? अंग्रेज खुद बाणिये थे, अंग्रेज भी जानते थे कि बिना व्यापारियों के हमारी पार, लोकल व्यापार तो यही करेंगे ना, इनके बिना कौन करेगा, इसलिए बाणियों को खूब प्रोटेक्शन दिया गया। अंग्रेजों ने कहा तुम आराम से बिजनेस करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता, तुम्हें कोई तंग करे हम बैठे, तुम्हारा माल बंदरगाह तक पहुंचाना है ये ट्रेन रही, बंदरगाह से माल यहां तक लाना है ये ट्रेन रही, तुम तो लेके आओ आराम से। तो व्यापारियों को सुविधाएं दी गई, क्योंकि व्यापारियों ने किसका साथ दिया था? देखो, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ट्रेडर्स सपोर्टेड रिबेल्स, ब्रिटिशर्स,
व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ट्रेडर्स सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, या मर्चेंट्स लिख लो, मर्चेंट्स सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, कुछ लिख लो दोनों में से। व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अतः क्रांति के बाद सॉफ्ट रिवोल्ट, अतः क्रांति के बाद सॉफ्ट रिवोल्ट, अंग्रेजों ने व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया, अंग्रेजों ने व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया। ब्रिटिशर्स प्रोटेक्टेड मर्चेंट्स, अंग्रेजों ने व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया। ब्रिटिशर्स प्रोटेक्टेड रिबेल्स, अब रिबेल्स क्या, मर्चेंट्स, प्रोटेक्टेड मर्चेंट्स, अंग्रेजों ने व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया। कैसे? तो वही मैं बता रहा हूं कि भाई व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या करो, तो ट्रेन वगैरह की सुविधाएं ज्यादा दो, दोनों चीजें, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, यातायात और, तो यातायात और संचार के साधन अंग्रेजों ने खूब बढ़ाए। दो कारण थे देखो, ये तो 57 की क्रांति में अंग्रेजों को एक बड़ी प्रॉब्लम आई थी। भारत में ट्रेन आई थी 1853 में, 1853। कब आई थी ट्रेन? पहली ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच कब चलाई गई थी? 1853। 57 में क्रांति हो गई, 4 साल का टाइम मिला, ट्रेन वगैरह ज्यादा थी नहीं। तो अंग्रेजों को एक जोर ये आया कि आज क्रांति होगी कानपुर, कल क्रांति होगी लखनऊ, इसलिए सेना एक जगह से दूसरी जगह भेजे कैसे? अपने रास्ते इतने अच्छे नहीं थे, ट्रेन यहां पर थी नहीं, इसलिए अब कानपुर से लखनऊ को सेना जाने में टाइम लगेगा, और जब तक सेना वहां नहीं पहुंचेगी तब तक लखनऊ में थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ तो हो ही जाएगी। तो अंग्रेजों के एक दिमाग में आई कि आइंदा से यदि क्रांति हो भी जाए तो अपने पास इतना अच्छा सिस्टम मैकेनिज्म होना चाहिए कि एक दिन में दबा दें, 2 दिन में दबा दें, ताकि सेना पंजाब से सिक्किम भी भेजनी पड़े तो फटाफट ट्रेन में जाए, सेना को यदि बॉम्बे से कलकत्ता भी भेजना पड़े तो फटाफट ट्रेन से चली जाए। इसलिए उन्होंने ट्रेन का खूब विकास किया था। आप ये देख लो कि अंग्रेज जब भारत से गए थे ना, तो भारत में 45,000 किलोमीटर रेलवे था। कितना रेलवे था? 45,000 किलोमीटर रेलवे कौन बिछा के गए थे? आप जानते हैं अब भारत में कितना रेलवे? 60,000 किलोमीटर। अब कितना है? हमने कितना बसाया? 15,000। कितना कर दिया? अंग्रेज 45 थोड़ा सा करके गए थे, हमने कितना कर दिया? 15,000, इतना कर दिया हमने। तो ये ट्रेन तो है ही अंग्रेजों की देन भाई, ट्रेन लेके वो देश के अंदर वो आए थे। तो यातायात के साधन, फिर डाक लेके आए, तार लेके आए, टेलीफोन लेके आए, ताकि कानपुर में क्रांति हो जाए तो फटाफट लखनऊ में पता तो चले तो भाई साहब इधर भेजो, है ना, तार आ जाए, डाक आ जाए, टेलीफोन आ जाए। तो अंग्रेजों ने जब खुद ये बसाया, ये बनाया कि ट्रेन खूब सारी बनाई जाए, तार खूब सारे बिछाए जाए, टेलीफोन के तार बिछाए जाए, इस प्रकार की बातें जब आनी शुरू हुई, तो बाद में उन्होंने राजाओं को भी कहा कि तुम भी अपने राजस्थान के अंदर ये करो। तो अपने राजस्थान में भी आप कभी नोटिस करना, आपने ज्यादातर ट्रेन जो अंग्रेजों के टाइम में आ गई, ज्यादातर जो ट्रेन है वो किसके टाइम में आई हुई है? क्योंकि राजा अंग्रेजों के साथ बनती थी। तो राजाओं ने यह कहा कि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं, हमें क्या पता पटरी कैसे बिछानी है, हमें क्या पता ट्रेन कैसे चलेगी। अंग्रेजों का इंजीनियर हमारे, पैसे तुम्हारे, काम करा लो, टेक्नोलॉजी हम दे देंगे। टेक्नोलॉजी किसने दे दी अपने को? अंग्रेजों। इसलिए अपने यहाँ ट्रेनें बहुत जल्दी आ गई थी, और अपने भी राजा ट्रेन इसीलिए लेके आए कि व्यापार ढंग से हो। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। चूरू के अंदर एक कस्बा पड़ता है रतनगढ़, नाम सुना कभी? चूरू में एक रतनगढ़ नाम का एक कस्बा है। रतनगढ़ के खूब सारे बाणिये रहते कलकत्ता, क्या रहते बाणिये? कलकत्ता। बीकानेर रियासत, स्टेट जो लगता था उस टाइम बीकानेर स्टेट लगा करता। बीकानेर में राजा वे गंगा सिंह, क्या नाम था राजा का? राजा ने कहा ट्रेन लेके आएंगे। इधर हरियाणा में एक जगह पड़ती है लोहारू, लोहारू, लोहारू नाम करके हरियाणा में इधर एक जगह पड़ती है ना, अपने अलवर वाले बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद लोहारू नाम की जगह, दिल्ली के आसपास। लोहारू से लेके बीकानेर तक ट्रेन लानी है। कहां से कहां तक? अरे वो बड़ी फेमस ट्रेन थी, गीत बने थे, डट जाइए रेल लोहारू की, मेरो जद परिणय घरासी। लोहारू वाली ट्रेन पहली ट्रेन चली थी इस इलाके के अंदर, लोहारू से बीकानेर वो एक ट्रेन आया करती। अब वो ट्रेन ऐसे आने भाई लोहारू से बीकानेर, ये सीधा सीधा रूट, सीधे रूट पे आएगी। यहां है रतनगढ़, अंदर रह गया, ट्रेन बाईपास निकलेगी। तो जो रतनगढ़ के सेठ थे उन्होंने राजा को जाके कहा कि राजा मान लो कल हम बाहर से आए तो हमें तो यहां उतरना पड़ेगा, और यहां से उतर के फिर अपना सामान लेके अंदर जाना पड़ेगा। तो राजा ने कहा "हाँ यार, अब ट्रेन तो बाहर से निकलेगी, सीधी सीधी आएगी ट्रेन, तो पटरी मोड़े तो कैसे?" तो उन्होंने कहा आप एक काम नहीं कर सकते, आप ये काम कर लो कि ट्रेन यहां आ रही है, यहां से एक बार अंदर मुड़ जाएगी, हमें उतार देगी,
वापस आ जाएगी। तो राजा ने कहा बात तो सही है, ऐसे लाई जा सकती है ट्रेन, तो भाई अंदर पटरी तो लेके जानी और क्या करना है, पर इतने रुपए नहीं है, इतने रुपए कहां से लाऊं कि अंदर पटरियां और बिछा दूं। तो रतनगढ़ के सेठों ने राजा को कहा कि राजा साहब जितनी दूर में अंदर पटरी जाएगी उसके नीचे नोट बिछा देंगे। तो रेल ला, इसलिए रतनगढ़ के सेठों ने रुपए दिए, इसलिए वो ट्रेन अंदर जाके वापस आती है। मैं बचपन में उस ट्रेन में खूब यात्रा की हूं, ननिहाल जाते उस ट्रेन के अंदर जाया करते, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, ट्रेन सीधी चलती चलती अचानक मुड़ती, फिर रतनगढ़ जाके आती, तो हमें लगता है ट्रेन मुड़ क्यों गई, सीधी सीधी क्यों नहीं जाती। धीरे धीरे समझ में आएगी, रिपिया तेरी तिखी दार कट गए मुंशी थानेदार। कि रतनगढ़ के सेठों ने रुपए दिए थे तो राजा ने ट्रेन मोड़ दी कि ट्रेन साहब रतनगढ़ के लिए अंदर जाएगी, फिर अंदर जाके बाहर आए, केवल उन सेठों के चक्कर में। और पैसा सेठों के पास ही था, राजाओं के पास कुछ नहीं था, राजा खुद ही भूखे थे। बीकानेर के राजा ने अपने राजकुमार की शादी की कोटा, कहां पे की, कोटा शादी की, नई नई कार आई थी, इसलिए कोटा वालों ने अपनी राजकुमारी को दहेज में क्या दे दी, कार। राजा बीकानेर के राजा को लगा कार आई है, अपने बेटे के दहेज में आई, तो एक दिन राजा उस कार को लेके बीकानेर में चलाने के लिए चले गए। तो अंदर से जो बीननी थी, जो कोटा वाली राजकुमारी थी, इसको दहेज में मिली थी, उसने बाहर समाचार भिजवाया कि राजा जी को कहो कि कार चलानी है तो खुद की लेके आई, ये मेरे बाप ने दिए, टायर घिसते हैं, फालतू की पंचायती नहीं। तो राजा को बड़ी बेइज्जती फील हुई कि यार अपने को साफ साफ ही कह दिया, अब और कोई कह दे तो क्या पता राजा ऊपर से चमड़ी उड़वा ले, पर अगले की बेटे की बहू ही कह रही थी क्या कह दे, घर में किससे लड़े बेचारा। तो राजा गुमसुम, किसी से बोलने लायक ही नहीं। अब राजा का और दिमाग चला नहीं, तो चूरू में एक कस्बा और पड़ता सरदार शहर, कौन सा कस्बा है, वहां के कोई एक बड़े सेठ थे, उन सेठ के पास राजा ने समाचार भिजवाया कि मेरे से मिलने के लिए आओ। सेठ को लगा यार पता नहीं क्या काम पड़ गया कि राजा मिलने के लिए बुला रहा है। सेठ आए, आप बताओ राजा जी क्या कैसे बुलाया, अरे यूं ही बस यूं ही बुला लिया, कई दिन हो गए मन कर गया था सेठ जी से मिले नहीं, बैठो बैठो चाय पियो सेठ, लो लो चाय लो, लो बिस्किट लो। सेठ को फिर लगा गया राजा ऐसे किसको बुलाता है यार, कोई ना कोई काम तो होगा जो राजा नीति दूर से मुझे बुलाया। राजा फिर भी मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। क्या ना 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 कोई बात नहीं है, वैसे आपने सुना है कि आजकल नई कारें आ गई। तो सेठ ने कहा हाँ साहब कारें आई है आजकल, और कारें क्या शानदार चलती है साहब, यहाँ से वहां जाना हो फटाफट पहुंचा देती है आपको, 4 जने बैठो कहीं जाना हो वहीं चले जाओ। और सर मैंने सुना है कि राजकुमार की शादी में अपने तो दहेज में कार आई है, आप तो मजे लेते होंगे आजकल। और राजा जी रोए सेठ के सामने। राजा ने कहा भाई रे बार मत बता देना किसी को, अपनी हालत ये है, कार ले जाने नहीं दे रही राजकुमार की जो पत्नी है वो, तो साहब क्या कर सकते हैं। तो कहा मुझे कार मंगवा के दो। इसलिए सेठ ने लंदन से 2 कारें मंगवाई, एक खुद के लिए एक राजा के लिए। पैसा एक ही चीज में है, बिजनेस, इसके अलावा और कहीं भी पैसा। अकबर मुगल बादशाह था, अकबर गुजरात में 3 सेठ थे, अब्दुल बोहरा, वीरजी बोहरा, गफूर बोहरा, उनसे ब्याज पे पैसे लेता था। और वो अकबर को थोड़े थोड़े दिन में फोन करते ब्याज नहीं पहुंचाया क्या तरीका है। अकबर कहता साहब इस बार आ ही रहा, 3 तारीख को आ जाएगा पक्का पक्का, टैक्स आएगा 3 को तब भेज देंगे। तो ये अपने को लगता ही है कई बार, मैं तो हमेशा उस दिन ही आपको बता ही रहा था कि यार अपने जब कहते हैं कि भाई राजाओं के मजे थे और उनके पास इतने टैक्स थे और उनके पास ये थे, तब लगता है काय के टैक्स थे, किस बात के थे, अपने इनकम के सोर्स आज भी नहीं है ज्यादा, तो उस समय भी ज्यादा कोई इनकम के सोर्स है, बाकी लोगों की तुलना में उनकी हालत थोड़ी सी ठीक हुआ करती थी, बाकी ठीक ठाक सा था, दुनिया सी चल रही थी। मैं तो आज कोई एक आम आदमी है जो थोड़ा सा पैसे वाला है, उसकी लाइफ राजा से ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा लग्जरी फील कर रहा है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है, खुद का पैसा खुद लगाए खुद कमाए अपने हिसाब से। राजा पे 3 जान की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो यातायात और संचार के साधनों का विकास इसीलिए हो गया क्योंकि 57 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत में ट्रेन बिछाई, तो अपने राजस्थान में भी आ गई। आई बस समझ, लिख लो। राजस्थान में यातायात एवं संचार के साधनों का विकास हुआ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वर डेवलप्ड इन राजस्थान। राजस्थान में यातायात एवं संचार के साधनों का विकास हुआ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वर डेवलप्ड इन राजस्थान। राजस्थान में यातायात एवं संचार के साधनों का विकास हुआ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वर डेवलप्ड इन राजस्थान। एक और बड़ी जोरदार चीज देखो,
अंग्रेजों को एक बात नहीं समझ में आई अपने यहाँ पे। क्या नहीं समझ में आया? अंग्रेजों को ये लगा कि यार बहादुर शाह जफर ने हमारे खिलाफ क्रांति की, वो सही आदमी है, क्योंकि हम उसका लाल किला छीनना चाहते हैं और किसी भी आदमी से कुछ भी छीनोगे तो आपसे लड़ेगा। भाई अपने पास अपना एक छोटा सा घर भी होता है और अपने को आज कोई कदे खाली कर दे तो हम लड़ेंगे यार, मर जाए, पर यार अपना घर कैसे खाली करते हैं। तो बहादुर शाह जफर भी इसलिए लड़ रहा था। झांसी की रानी इसलिए लड़ रही थी क्योंकि उनको बेटा गोद लेने नहीं थे। नाना साहब इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनके अंग्रेज क्या कर रहे थे, पेंशन बंद। बेगम हजरत महल इसलिए लड़ रही थी क्योंकि वहां के राजा को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार। तो अंग्रेजों को लगा इन लोगों की पर्सनल अपने से खुन्नस है और इस चक्कर में लड़ाई की। पर जब इन्होंने क्रांति की तो जनता इनके साथ क्यों आ गई? बहादुर शाह जफर को अपन ने कहा लाल किला खाली कर, बहादुर शाह जफर ने क्रांति की और दिल्ली की जनता बहादुर शाह जफर के साथ है। हमने झांसी की रानी को कहा कि तेरे को बेटा गोद नहीं लेने देंगे, झांसी की रानी क्रांति कर रही है और झांसी की जनता झांसी की रानी के साथ है, जबकि हमने जनता का कुछ नहीं बिगाड़ा। हम जनता के साथ ही खड़े थे, हमने जनता का बुरा नहीं किया, हमारी दुश्मनी इससे थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये आपस में कैसे मिले हुए? तो अंग्रेजों ने जब एनालिसिस किया इस बात का तो अंग्रेजों की एक बात समझ में आई कि यहां पे राजा और जनता के बीच का कनेक्शन बहुत शानदार है। कैसे कनेक्शन, कैसे शानदार है? कि कनेक्शन ऐसे शानदार है कि जैसी जनता है वैसे राजा है, ज्यादा इनके बीच में किसी भी प्रकार का अंतर। कैसे? जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, क्योंकि जनता बाजरे की रोटी खाती है, राजा भी बाजरे की रोटी खा लेता है। बस इतना है कि राजा वाले में घी थोड़ा ज्यादा होता होगा और जनता वाले में घी थोड़ा। वही धोती कुर्ता जनता पहनती है, धोती कुर्ता कौन पहन लेता है? राजा। ये हो सकता है कि जनता के पास में दो ही हो, एक आदमी के पास, राजा के पास में चार हो। पहनने की ड्रेस तो वही है। वही मारवाड़ी जनता बोलती है, वही मारवाड़ी कौन बोल देता है? या जयपुर में तो ढूंढाड़ी राजा बोलता है, ढूंढाड़ी कौन बोल लेती है? जनता। खेल कूद क्या है? वही कोई चौपड़ पासे राजा खेलता है, वही कोई चौपड़ पासे जनता खेल लेती है। तो सबकी इनकी दिनचर्या एक जैसी है, उस दिनचर्या में कोई भी फर्क है? राजा जनता के बीच में भी जाता है तो वहीं सामने जनता बैठती है, वहीं आगे राजा बैठ जाता है। बस इतना है कि राजा के लिए चेयर लगा देते होंगे, जनता नीचे बैठ जाती होगी, बाकी धूल में ही बैठते हैं सारे जागे। ये है नहीं कि राजा के लिए गांव में सिंहासन लगाते होंगे, कुछ ही ऐसा नहीं। तो सबका एक जैसा सा जीवन है, इसलिए इन लोगों को ऐसा कभी फील नहीं होता कि अपने अलग अलग है। इसलिए राजा के कोई भी दिक्कत आती है तो जनता उसका साथ देती है। फिर राजा टाइम टू टाइम अपने लोगों के बीच में जाता है और जाके उनकी प्रॉब्लम पूछता भी रहता है, भाई कोई मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तो जनता एक कनेक्शन फील करती है राजा के साथ कि यार हमारा आदमी है ये। तो अंग्रेजों ने कहा ये जो बॉन्ड है बीच का, इसको तोड़ दिया जाए, ये जो कनेक्शन है इसको तोड़ दिया जाए। तो क्या किया जाए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए? तो कहा एजुकेशन सिस्टम जो है उसको चेंज किया जाए। एजुकेशन से आप किसी भी प्रकार के आइडियाज किन्हीं भी लोगों के अंदर भर सकते हैं। अंग्रेजों का एक ऑफिसर था, उसका नाम था वोल्टर। क्या नाम था अफसर का? ये 1869 के अंदर एक प्लान देता है और ये प्लान देता है कि राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और अलग से कॉलेज खोलो। राजा महाराजाओं के बच्चे जो हैं वो आम लोगों के साथ में नहीं पढ़े, वरना अपने यहां सिंपल सिस्टम था कि पढ़ाने का काम था पंडित जी के पास। पंडित जी मंदिर में कहीं पे पढ़ाते, वहीं पे राजकुमार जाके पढ़ लेता, वहीं पे जनता आगे पढ़ लेती। या पंडित जी हो सकता राजकुमार को घर पे जाके पढ़ा के आ जाए, पर एजुकेशन सेम थी। वही बारखड़ी राजकुमार को रटवा के है, वही बारखड़ी जनता को रटवा दी। वही वेदों की कोई लाइनें राजकुमार को रटवाई, वही को रामचरितमानस की चौपाइयां जनता को रटवा दी। इसलिए एजुकेशन एक जैसी है। वोल्टर ने कहा कि राजा महाराजाओं के बच्चों की एजुकेशन अलग कर दो, इनके कॉलेज ही अलग होने चाहिए, ये जनता के साथ में रहने ही नहीं चाहिए। फिर ऐसा कोई बच्चा जो कभी जनता के साथ रहेगा ही नहीं, वो आगे चलकर जब राजा बनेगा तो जनता के साथ कोई भी कनेक्शन फील। तो इनके लिए कॉलेज बनाया गया अपने यहाँ पे, मेयो कॉलेज। कौन सा बनाया गया? अजमेर के अंदर मेयो कॉलेज बनाया गया 1875। कब बनाया गया? प्लान कब का है? प्लान देने वाला कौन था? वोल्टर। कॉलेज कौन सा बनाया गया? मेयो, भारत का गवर्नर जनरल था, उसके नाम पर कॉलेज का नाम क्या कर दिया गया? मेयो कॉलेज। और ऐसा पहला कॉलेज कहां पर बनाया गया? स्वाभाविक बात है, राजस्थान में अंग्रेजों के पास जगह ही कौन सी थी? अजमेर। तो कॉलेज भी कहां पर बनाएंगे? अजमेर। तो उन्होंने अजमेर के अंदर मेयो कॉलेज बना दिया। तो अब राजा महाराजाओं के बच्चे कहां पढ़ेंगे? मेयो कॉलेज पढ़ेंगे ना, अजमेर पढ़ेंगे। फिर यहां से हायर एजुकेशन के लिए चले जाओ इंग्लैंड। कहां चले जाओ? अब वो जो इंग्लैंड से बच्चा पढ़ गया था, उसके खेल कूद, उसकी भाषा, उसका रहन सहन पूरी तरीके से अलग था। अब वो धोती कुर्ता नहीं पहन के कोट पैंट पहन रहा था, है ना। पहले वो चौपड़ पासे कोई घुत्तादड़ी मारदड़ी टाइप की खेल खेल रहा था, गांव वाले सतोलिया खेल रहा था। अब वो कह रहा था मैं खेलूंगा पोलो, मैं खेलूंगा गोल्फ, मैं खेलूंगा क्रिकेट, मैं खेलूंगा शूटिंग। भारत में चारों गेम किसी टाइम में राजा महाराजाओं के थे। पोलो खेलने के लिए घोड़े चाहिए,
घोड़े राजा के पास ही, और तो किसी के पास हो नहीं सकते। शूटिंग के लिए आपके पास बंदूकें चाहिए, बंदूकें राजा के पास और किसी के पास हो नहीं सकती। गोल्फ खेलने के लिए आपके पास बड़ा मैदान चाहिए, इतनी बड़ी जमीन राजा के पास हो सकती है, आम जनता के पास हो नहीं सकती। क्रिकेट खेलने के लिए आपके पास फालतू टाइम चाहिए, फालतू टाइम राजा के पास ही हो सकता है। और किसके पास पड़ा रहता है? भाई खेत में काम करें जाके, तुम्हारी क्रिकेट खेलते रहे। तो ये सारे के सारे काम अंग्रेजों के सिखाए हुए थे कि भाई राजा अलग ही खेल खेलेंगे तो इनका जनता से कोई भी लेना देना। पहले राजा जो था वही देसी ठर्रा ढोला मारू राजा पिया करता था, वही ढोला मारू जनता पी लिया करती थी। अब राजा को उनका स्कॉच है ना, तू तू तेरे पैक अलग ले यार, इनके साथ कहां पर बैठा हुआ है। अब वो पहले वो भी मारवाड़ी बोल रहा था, जनता मारवाड़ी बोल रही थी, अब वो इंग्लिश बोल रहा था। पहले राजा धूल में जनता के साथ जाके बैठ जाता, अब जो राजा बन रहा था उसको डस्ट से एलर्जी थी, है ना, अलग प्रकार के लोग आ रहे हैं ना। तो ये 2016 का क्वेश्चन था कि कौन से अंग्रेज अफसर ने कहा था कि राजा महाराजा के बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनाओ वर्ल्ड, किसने कहा था? देखो, राजा तथा जनता के आपसी संपर्क को तोड़ने के लिए, राजा तथा जनता के आपसी संपर्क को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक इंटरनल कनेक्शन बिटवीन किंग एंड पब्लिक, टू ब्रेक इंटरनल कनेक्शन बिटवीन किंग एंड पब्लिक, राजा तथा जनता के आपसी संपर्क को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक इंटरनल कनेक्शन बिटवीन किंग एंड पब्लिक, राजा तथा जनता के आपसी संपर्क को तोड़ने के लिए राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज स्थापित किए गए। राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज स्थापित किए गए। सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड फॉर रॉयल चिल्ड्रन, सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड फॉर रॉयल चिल्ड्रन। राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज स्थापित किए गए। सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड फॉर रॉयल चिल्ड्रन। राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज स्थापित किए गए। इसी में लिखना, पर ब्रैकेट में बंद करके लिखना, है ना, इसी पॉइंट में लिख लो ब्रैकेट में, ताकि अलग से दिखे, अलग से याद हो जाए। देखो 1869 ईस्वी में, इन 1869 एडी, 1869 ईस्वी में, इन 1869 एडी, यह योजना वोल्टर द्वारा दी गई थी। दिस प्लान वाज गिवन बाय वोल्टर। यह योजना समझ गए ना, ऊपर जो योजना लिख रहे हैं, यह योजना वोल्टर द्वारा दी गई थी। दिस प्लान वाज गिवन बाय वोल्टर। यह योजना वोल्टर द्वारा दी गई थी। दिस प्लान वाज गिवन बाय वोल्टर। तथा इसके तहत एंड अंडर इट, तथा इसके तहत एंड अंडर इट, तथा इसके तहत एंड अंडर इट 1875 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था। 1875 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था। मेयो कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर इन 1875 एडी। मेयो कॉलेज वाज फाउंडेड या वाज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर इन 1875 एडी। 1875 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था। मेयो कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर इन 1875 एडी। 1875 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था। ब्रैकेट बंद कर दो, है ना। अब कोई सिंपल आपसे 20 शब्दों में यह भी पूछ सकता है, वोल्टर योजना के बारे में आप क्या जानते हो, बता दोगे ना, कि 1857 की क्रांति के बाद राजा महाराजाओं के आपसी संपर्क को समाप्त करने के लिए वोल्टर द्वारा योजना दी गई, जिसके तहत राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज खोले गए, तथा 1875 में इसी के तहत अजमेर में क्या खोला गया था, याद रहेगी दोनों बात। अच्छा, अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि एजुकेशन लाओगे तो केवल राजा के लिए लाओगे, एजुकेशन आएगी तो फिर सबके लिए आएगी। भाई ये कर सकते हो कि राजा महाराजाओं के लिए स्कूल और कॉलेज अलग है, और बाकी लोगों के लिए स्कूल और कॉलेज अलग, पर बाकी लोगों के लिए स्कूल और कॉलेज बने तो सही। पहली बार वापस एजुकेशन सिस्टम स्टैब्लिश होना शुरू हुआ, तो राजस्थान में भी एजुकेशन है, राजस्थान के अंदर भी लोग पढ़ने लगे। और जब किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग में, किसी भी क्लास या किसी भी सोसाइटी, नेशन, कंट्री में जब एजुकेशन आएगी तो उसके साथ में एक क्लास उभरेगा, मध्यम वर्ग। क्या आएगा? मिडिल क्लास आएगा। एक लाइन लिखो, फिर मैं समझाता हूं थोड़ा। हाँ, अगला पॉइंट लिखो। अगला कितने पॉइंट हो गए? छठा लिख लो। देखो, शिक्षा के विकास के कारण, शिक्षा के विकास के कारण, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के विकास के कारण, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, राजस्थान में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मिडिल क्लास वॉज इवॉल्व्ड इन राजस्थान। राजस्थान में मध्यम वर्ग का उदय हुआ।
मिडिल क्लास वॉज इवोल्व्ड इन राजस्थान। राजस्थान में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मिडिल क्लास वॉज इवोल्व्ड इन राजस्थान। लिख नहीं रहे आप? लिख लिया? राजस्थान में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इसे कंटिन्यू करो, फिर मैं समझा दूंगा। जिसने आगे चलकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, जिसने आगे चलकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, which led our national movement further, which led our national movement further, जिसने आगे चलकर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का या हमारे स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था, which led our national movement further, जिसने आगे चलकर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। सुनना, देखो थोड़ी सी बातें आगे खूब काम आएगी आपके। किसी भी समाज में 3 प्रकार के वर्ग हो सकते हैं। कौन कौन से 3 वर्ग हो सकते हैं? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और दुनिया की तमाम क्रांतियां, दुनिया के तमाम आंदोलन, दुनिया के तमाम सोशल रिफॉर्म, दुनिया के तमाम इन्वेंशंस सारे मध्यम वर्ग ने किए हैं। किसने किए? क्योंकि पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय होता है। इसलिए दुनिया के जितने भी चेंज आए हैं ना सोसाइटी में, किसी प्रकार का चेंज है, वो साइंटिफिक चेंज है, वो सोशल चेंज है, वो पॉलिटिकल चेंज है, हमेशा कोई लेके आए। तो कौन लेके आए भाई? आप सिंपल सा इस बात को लागू कर लीजिए कि भारत को आजादी मिली। मैं आप पूछूंगी यार भारत को आजादी दिलाने वाले लोग कौन थे? आप जो मुझे कुछ बड़े बड़े नाम बताओगे उनमें कहोगे महात्मा गांधी। ये कहोगे? क्या महात्मा गांधी कहीं के राजा थे? तो एकदम गरीबड़े से थे क्या? न तो निम्न वर्ग से थे, ना वो किससे थे? जवाहरलाल नेहरू। क्या वो राजा थे कहीं के? वकील थे। क्या थे? वकील। पढ़ा लिखा आदमी हो सकता है कि अनपढ़ हो जाए? पढ़ा लिखा, इसका मतलब पढ़ा लिखा हो। सुभाष चंद्र बोस आईएएस थे। न तो राजा थे, न एकदम गरीब से आदमी थे। भगत सिंह उस टाइम लाहौर के कॉलेज के अंदर पढ़ा करते थे। पिताजी अच्छे किसान थे, बड़े किसान थे, ना एकदम गरीब आदमी थे, ना एकदम उच्च वर्ग के थे। किसके थे? इसका मतलब भारत की आजादी कौन से वर्ग ने दिलाई? तो समाज में चेंज हमेशा मध्यम वर्ग ही लाता है। 57 की क्रांति के फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि 57 की क्रांति के सारे नेता उच्च वर्ग के लोग थे। बहादुर शाह जफर, नाना साहब, बेगम हजरत मलिया, सब एलिट क्लास है, राजा महाराजाओं वाला वर्ग है। उसमें ज्यादा पढ़ाई लिखाई होती, इसलिए इतना दिमाग नहीं लगाया उन लोगों। बाद वालों ने दिमाग लगा लगा के काम किया। चलो ये तो पॉलिटिकल बात आई भारत की आजादी की। मैं सोशल बात करूं कि भारत में सामाजिक सुधार करने वाले कौन लोग थे। कुछ लोगों के नाम मैं आपको याद दिलाऊं तो यदि राजा राम मोहन राय, क्या वो कहीं के राजा थे? ना, नाम क्या कि राजा लगा हुआ, बाकी राजा नहीं। ये वैसे ही है जैसे अपने पापा की परी है। तो वो सच में परी थोड़ी ना है भाई, अपने घर में कह इसको। तो राजा राम मोहन राय के नाम क्या कि राजा लग गया, मुगल बादशाह ने उपाधि दे दी, बाकी उनका नाम तो राम मोहन राय था। नाम क्या था? क्या एकदम गरीब आदमी थे? नहीं। क्या एकदम राजा थे वो? नहीं। मैं और नाम बताओ। स्वामी विवेकानंद, क्या राजा थे कहीं के? नहीं। क्या एकदम गरीब थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। तमाम लोग देख लो। और ये भारत नहीं, दुनिया के किसी भी कोने की क्रांति, आविष्कार, समाज सुधार उठा के देखिए, वे तमाम काम किसके द्वारा किए गए? क्योंकि मध्यम वर्ग पढ़ा। अच्छा, मध्यम वर्ग होता कौन सा? देखो, मध्यम वर्ग होता है नौकरी वाला वर्ग। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, मार साहब हो, कोई छोटा मोटा व्यापारी हो, ये सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं। और एजुकेशन ही समाज में सुधार करती है। एजुकेशन के अलावा समाज में सुधार करने का दूसरा कोई भी तरीका, जिन जिन समाज में एजुकेशन आती है उनमें वैसे वैसे सुधार होते चले जाते हैं। यह है कहीं जल्दी हो जाते हैं, कहीं पे थोड़े लेट होते हैं। वो लोगों का एक स्तर भी, लेवल भी पता होता है उसे, उस हिसाब से होता है। पर बिना एजुकेशन के कोई भी सोसाइटी अपने आप में किसी भी प्रकार के सुधार नहीं कर पाती। इसलिए समाज में 3 वर्ग होते हैं। एक वो वर्ग जो कौन सा होता है? उच्च वर्ग। एक कौन सा होता है? एक कौन सा होता है? और मध्यम वर्ग हमेशा किससे बनता है? शिक्षा। किससे बनता है? इसलिए हमेशा मध्यम वर्ग ही लीड करेगा। कहीं भी लीड करने वाला जो भी वर्ग होगा कौन सा होगा? मैं हमेशा कहता हूं, समाज सुधार की बातें आती हैं तब मैं कई बार समझाता हूं कि यार समाज सुधार मध्यम वर्ग ही करता है। कारण क्योंकि जरूरत ही उनको ही होती है। उच्च वर्ग को, निम्न वर्ग को कभी जरूरत भी दे। मैं एक बताऊं नॉर्मल सा, घूंघट, घूंघट है। उच्च वर्ग की महिलाएं कभी घूंघट, आपने कभी देखा कि मुकेश अंबानी की वाइफ घूंघट करती हो? है? कभी आपने यूं थोड़ा नोटिस किया कि भाई मोदी जी कभी मुकेश अंबानी के घर जाते हो और जैसे मोदी जी घुसे, नीता अंबानी का आगे जेठ जी आ गए, जेठ जी आ गए। है? या मोदी जी जब भी मुकेश अंबानी घर में घुसते और बाहर ही पहले उनका
है ना, मिस कॉल दे के घुसे हो घर के अंदर, ऐसा थोड़ी ना किया। उल्टा जाके नीता अंबानी नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते कि यस नरेंद्र हाउ आर यू, है खूब फोटो मिलेंगे आपको, आप गूगल कीजिए, खूब हाथ मिलाते फोटो मिलेंगे। उनकी कल्चर है वैसे, उनकी इस प्रकार की चीजें। अब एकदम लोअर क्लास पे जाइए, फैक्ट्री में काम करने वाली एक महिला घूंघट कर लेगी तो कमा क्या खाएगी? उस बेचारी को सुबह घर से निकलना पड़ेगा, 100 आदमी भी है तो वहां जाके काम करना पड़ेगा, तब शाम को टाबरों के लिए रोटी ला पाएगी। उसके लिए घूंघट जरूरी, घूंघट करेगी तो भूखी मर जाएगी। इसलिए ना तो वो घूंघट रख रही है, ना उच्च वर्ग वाला रख रहे हैं। आप और मैं सब मध्यम वर्ग के लोग हैं, इसलिए आपकी मेरी मम्मियां घूंघट में घूम रही है। कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा, पर है तो सब जगह ना, थोड़ा बहुत तो सब जगह, क्योंकि हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। कौन से वर्ग के लोग हैं? इसलिए यदि पर्दा प्रथा के खिलाफ आंदोलन कभी होगा भी तो अपने में से तो कोई करेगा। भाई नीता अंबानी थोड़ी कहेगी मैं घूंघट हटाऊंगी, तू तो खुद ही नहीं रख रही, तो किसका घूंघट हटा देगी? और निम्न वर्ग वाले जो है उनको इतना टाइम कहां है कि कुछ कर ले। शाम को रोटी खाई तो सुबह वाले की फिक्र है कि भाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सुबह खाली तो कमाने जाएंगे तो शाम वाली आ जाएगी, और यदि कमाने नहीं जाएंगे तो शाम वाली खाना भी अपने तो। इसलिए जिन समाज के अंदर मध्यम वर्ग होता है वो समाज तेजी से आगे बढ़ते हैं, जिन समाज में मध्यम वर्ग नहीं होता है वो समाज तेजी से आगे। जब अंग्रेज आए थे ना, अंग्रेजों ने जब आके एजुकेशन सिस्टम लागू किया तो हिंदू बहुत जल्दी जल्दी पढ़े, हिंदू फटाफट स्कूल चले गए और कहा इंग्लिश मीडियम स्कूल का हो पढ़ लेंगे, इंग्लिश मीडियम पढ़ लेंगे। इसलिए हिंदू फटाफट नौकरी भी लग गए, हिंदू फटाफट नौकरी लगे तो हिंदुओं में समाज सुधार भी हो गए। आपको कभी अजीब नहीं लगता कि 1829 में 1829, आज के 200 साल पहले एक आदमी राजा राम मोहन राय कह रहा था सती प्रथा गलत है, और लोगों ने मान लिया और वो बैन हो गई। मुझे सिंगल उदाहरण बताओ कि लोगों ने राजा राम मोहन राय को कूटा हो? कभी से सुना कि लोगों ने राजा राम मोहन राय को पकड़ के धो दिया हो कि तू कौन होता है बताने वाला, हमारी लुगाई है, रखे तो रखे, बाले तो बाले? नहीं कहा ना, राजा राम मोहन राय की बात मानी ना। कम ज्यादा मानी वो हो सकता है, पर किसी ने इतना बड़ा विरोध भी राजा राम मोहन राय का क्यों नहीं किया? क्योंकि समाज में एजुकेशन थी, इसलिए समाज को पता था है तो गलत, मांग उसने की। पहली बात, कोई ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उन्होंने कहा विधवाओं की शादी होनी चाहिए। भाई 1856 में कानून बना गया, 1856 का कानून है कि विडो रीमैरिज होनी चाहिए। आज के 150 साल पहले हमने समाज में सुधार कर लिया था। 1929 में हम चाइल्ड मैरिज वाला एक्ट लेके आ गए थे, क्योंकि हिंदुओं में मध्यम वर्ग आ गया था। यही बनिस्बत स्थिति आप मुसलमानों में देखिए, मुसलमानों में एजुकेशन इतनी तेजी से नहीं आ पाई, इसलिए समाज सुधार लागू नहीं हो पाए, इसलिए आज दिन तक समाज सुधार नहीं लागू हो पाए। वरना जब अपने देश का संविधान बन रहा था उस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भाई एक आदमी एक ही शादी करेगा। कोई वहां खड़े होकर नहीं कह रहा था कि मैं 5-7 लोग ही रखूंगा, वरना वहां सारे हिंदू हिंदू बैठते। कोई अंबेडकर को कहते थे भाई हमारी श्रद्धा है, हम 5 रखें 7 रखें, हमारे पे कितनी रख ले, तुम कौन होते हो कहने वाले, है ना। उस दिन अंबेडकर सर ने एक सिंपल सी लाइन बोली कि लड़कियों को भी संपत्ति में उतना ही अधिकार मिलेगा जितना लड़कों को है। ये राइट टू प्रॉपर्टी 1 मिनट में पास हो गई। जैसे उन्होंने कहा, ज्यादातर लोगों ने मान ली, किसी ने विरोध भी किया तो जो समर्थन करने वालों ने कहा चुप रहे, फालतू में पढ़ा लिखा आदमी हो गया, बेटा बेटी में भेदभाव करता है। 2 आदमी खड़े हुए, 10 ने विरोध किया तो 2 चुपचाप बैठ गए, क्योंकि एजुकेशन थी। उस दिन ये कि ये बातें वहां मुस्लिमों के लिए भी आई थी कि ये सुधार करें, पर समाज में एजुकेशन नहीं थी, इसलिए बाकी लोग पीछे हटे। ना 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 ना, ये पंगा यदि लिया तो लफड़ा हो जाएगा, रहने दो। समाज में जब एजुकेशन आएगी धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, और होगी। जैसे जैसे एजुकेशन आएगी समाज में सब में सुधार हो जाएंगे। बस किसी में जल्दी होंगे और किसी में क्या होंगे, लेट होंगे। तो हमेशा समाज में चेंज लाने वाला, ड्रेस्टिक चेंज यदि कोई समाज लेके आता तो वो कौन सा लेके आता? मध्यम वर्ग, क्योंकि एजुकेशन उसी के पास होती है। इस बात को आप यूं और समझ लो, उच्च वर्ग शिक्षा प्राप्त करता ही नहीं, या करता भी है तो उसकी शिक्षा अलग प्रकार की होती है। क्या आपको कभी लगता है कि मुकेश अंबानी का बेटा कहता होगा कि आरएस का फॉर्म कब निकलेगा, ईओ का भर देता हूं पहले, इस बार तो रीट दे लूं, रीट हो जाए तो ठीक रहे? नहीं सोचते ना। उनकी एजुकेशन भी वैसे है कि अमेरिका से एमबीए करके आ गए थे। अब कौन सा एमबीए किया, क्या किया, वही जाने, उनकी ब्रांच जाने, वो जाने। एकदम एकदम जो निम्न वर्ग होता है वो एजुकेशन नहीं प्राप्त करता, उनके एजुकेशन के रास्ते बंद है, उनका और एजुकेशन का आपस में सीधा सीधा कोई भी लेना देना। मैं हमेशा कहता ही हूं, जब कई बार कोई स्टूडेंट आके कहता है कि सर मैं गरीब हूं, मुझे लगता है गरीब होते तो तुम बीए कर ही नहीं पाते। जो वास्तव में गरीब है उनके बच्चों ने 5वीं पास नहीं की। जो वास्तव में बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बीपीएल है, उनके बच्चों को 5वीं से पहले पहले आइसक्रीम की रेडी लगानी पड़ती है ताकि घर वालों के लिए कमा के लाएं। मैं जब देखता हूं कि मेरे साथ में 5वीं तक मेरे गांव में जो बच्चे पढ़ते थे उनमें से कितने हाइयर एजुकेशन में आए, कितने लोगों ने 10th की, कितने लोगों ने 12th की, कितने लोगों ने ग्रेजुएशन की, कितने लोगों ने पीजी की, और कितने लोग 5वीं में छोड़ गए।
तो जो 5वीं में छोड़ने वालों का प्रतिशत है वो मैं देखता हूं कि वो हमारे गांव के वो गरीब लोग ही थे। उनके बच्चे को किसी किसान के ट्रैक्टर पर काम करना पड़ रहा था, उनके बच्चे को किसी किसान के कोई गायें चरानी पड़ रही थी, या कोई देशावर जाके काम करना पड़ रहा था। एजुकेशन का रास्ता उसके पास में नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि मेरे घर को पालने के लिए मुझे काम करने पड़ेंगे, एजुकेशन मुझे दी नहीं जा सकती। तो गरीब एजुकेशन प्राप्त नहीं करता है, ये सच्ची कड़वा सच है भारत का, हम इसे माने नहीं माने। पर हमने गरीबी को भी अजीब सी तरीके से ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। मुझे कभी नहीं समझ में आता कि लोग कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री गरीब थे। काहे गरीब थे यार? 1920 के आसपास में पढ़ रहे थे, वो एजुकेशन मिल रही थी, इसका मतलब वो गरीब तो कतई। फिर कोई आग कहता है कैसे थे गरीब, तू बता दे के। उनको शास्त्री की उपाधि ले, शास्त्री जाति नहीं है, शास्त्री बीएड है। जैसे राजस्थान में बीएड होती है, यूपी में बीएड को शास्त्री बोलते हैं, और जो बीएड कर लेता नाम क्या शास्त्री लगाता, वो कायस्थ थे। जाति के जो कायस्थ थे नाम क्या शास्त्री लगाते ही थे, क्योंकि उनके पास शास्त्री की डिग्री थी। तो फिर कोई आग कहता है कि सर वो नदी तैर कर पार करते थे, तो उड़ के कौन कौन करता है? सब नदी तैर के ही पार करते हैं यार। और नदी थी तो सारे जब तैर के जा रहे थे वो भी तैर के ही पार कर रहे थे, उसमें क्या है? पर उनके पास उस समय भी एजुकेशन के रास्ते थे, बहुत बड़ी बात। मुझे ये भी बड़ा अजीब लगता, कोई कहता है गांधी जी बेहद सामान्य परिवार से थे। अरे यार वो लंदन पढ़ के आए थे, है ना, उस समय, आज के 150-200 साल पहले। हम आज जयपुर आ गए ना पढ़ने के लिए आप सब, तो अभी आपके घर वाले 3 बार गिना, तू जयपुर रह, मैं 8,000 दिया। उस 8,000 के लिए दिन में 3 बार गिनाते हैं। आप तो अपनी अगली 2 पीढ़ी भी नहीं सोचेगी लंदन किधर है। वो यार आज के 4 पीढ़ी पे लंदन पढ़ गए। कोई आ गए थे सर एपीजे अब्दुल कलाम गरीब थे, एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी। आप में से कई नाम नहीं जानते, ऐसी भी कोई ब्रांच होती है क्या? इस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से बाहर नहीं निकल पा रहे। किस बात के गरीब थे? उस समय उनको बहुत अच्छे रास्ते मिल रहे थे पढ़ने के, जिनको पढ़ाई के अवसर मिल रहे हैं। आप यकीन मानिए आप गरीब तो कतई। गरीबी सापेक्ष है। गरीबी ये भी हो सकती है कि यूं तो मुकेश अंबानी का बेटा भी कहता होगा कि पापा कितना कम धन है ना, बिल गेट्स को देखो कितना लिए बैठा है, अपने पास तो इतना है ही नहीं। तो किसी दूसरे की तुलना में आप हमेशा क्या होते हो? फिर गरीबी के लेवल अलग अलग, कहीं आपको पैसे के आधार पर गरीबी लगती है, कहीं पे आपको लाइफस्टाइल के आधार पर गरीबी लगती हो। मुझे याद आता है, मैं 12th क्लास में था, साइंस थी सब्जेक्ट, मैथ्स था। तो हमारे एक हिंदी के मैम आते, तो एक दिन हिंदी की मैम क्लास, बहुत भले बहुत अच्छे मैम, वो एक दिन क्लास में आके कहा कि देखो साइंस वाले बच्चों की हिंदी इंग्लिश कमजोर होती है। और सच्ची बात भी थी, हम हमारा पूरा ध्यान फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में लगाए रखते हैं साइंस वाले, तो उधर हिंदी इंग्लिश किसकी अच्छी हो। तो मैं तुम हिंदी वाले बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लूंगी 1 घंटे, क्या तुम सब तैयार हो? और सब बच्चों ने तालियां थपथपाई, यार मैम 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, अपने हिंदी में भी नंबर अच्छे आ जाएंगे, परसेंटेज सुधरेंगे। मैम ये घोषणा करके क्लास से चले गए। तो हम क्लास के 3 लड़के उठ के मैम के पास स्टाफ रूम में गए और मैम को जाकर कहा कि मैम थैंक यू, आपने हमारे बारे में इतना अच्छा सोचा कि आप हमारे एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, पर मैम हम आपके एक्स्ट्रा क्लास के अंदर नहीं बैठेंगे। तो क्यों नहीं बैठोगे? तो मैम 2 रीजन है, एक तो हमारी हिंदी थोड़ी ठीक है, आप हमारे नंबर देख लो, हमारे नंबर हमेशा हिंदी में अच्छे हैं। हालांकि हम ये भी नहीं कहना चाहते कि आपकी क्लास से हमें कोई फायदा नहीं होगा, मैम फायदा हो भी जाएगा आपकी क्लास में भी। पर मैम एक प्रॉब्लम दूसरी और जेन्युइन प्रॉब्लम है हमारी, हम मैम यहाँ पे रूम लेके रहते हैं, हमारे मम्मी पापा यहाँ साथ में नहीं रहते। कैसे? तो मम्मी पापा तो गांव रहते हैं, और यहाँ से गांव मेरा 200 किलोमीटर आगे पड़ता है, मैं तो यहाँ पे रूम लेके रहता हूँ, इसलिए खाना मैं खुद बनाता हूँ। इसलिए 7 बजे स्कूल होती है, 1:30 बजे छुट्टी होती है, मैं 1:30 बजे जाके खाना बनाता हूँ, तो खाना मेरे से होता है 2:30 बजे तक। फिर मैं खाता हूं, तो मैं सुबह वाला खाना 3 बजे खाता हूं। सुबह मैं नाश्ता करके भी नहीं आता कि नाश्ता हमें कौन बना के दे मैम, पर हमारी आदत पड़ी हुई हमेशा करते हैं। यदि आपने 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास ली तो हमें सुबह वाला खाना 4 बजे मिलेगा। मैम भूखे मर जाएंगे, भूखे मर के कैसे पढ़ेंगे? और दो मेरे साथ और थे, उन दोनों ने सेम बात की, सेम जो राजवीर बोल रहा है हमारी प्रॉब्लम भी है। और मैम का अचानक चेहरा एकदम चेहरा उतर गया मैम का। मैंने कहा तुम खाना बनाते हो? हमने पूरा हाँ, तुम्हें आता है खाना बनाना? जी मैम। कब से खाना बनाते हो? सिंस 1999। मैं जब 6 क्लास में आया था तब से, और तुम बना लेते हो। अब मैं मन ही मन सोचूं मैं बारात जिमा दूं, मैं तो एक्सपर्ट हूं मैम, आपसे अच्छा बना लूं मैं खाना। पर हमने कहा हाँ मैम बना। अब मैम हम तीनों को क्लास में लाए वापस, और क्लास में लाके कहा कि देखो मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूं, पर इन कुछ गरीब बच्चों के कारण मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे एक्स्ट्रा क्लास। और हमने भी गरीबी टपकाई, एकदम मुंह लटका के खड़े रह गए, मरने वाले हैं बाप रे। एक टाइम का मिलता है, एक टाइम का नहीं मिलता। मैं हमने एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली, क्लास वालों ने हमें गालियां निकाली, तुम्हारे चक्कर में मैं यार भूखे मर जाते हैं, मिशन चक्कर में क्या।
मैं आज जब उसको सोचता हूं बाद में बात को, तब मुझे लगता है कि मैं उन दिनों जिस स्कूल में पढ़ रहा था उसकी फीस बीकानेर में सबसे अधिक फीस थी, और मेरे पापा वो भी अफोर्ड कर रहे थे। ये 2004-5-6 के आसपास की बातें होंगी। तब कम से कम बीकानेर में उन दिनों भी रहने के मैं महीने के 4,000 रुपए मंथली तो मंगा रहा था। आज तो महंगाई बढ़ गई, तो आज ज्यादा मंगाते हो, 10-12 हजार में खर्चा नहीं होता, पर 4,000 रुपए तो मैं तब भी बीकानेर में मंगाया करता था। मेरा छोटा भाई एक दूसरे कस्बे में पढ़ता था और सेम 4,000 रुपए वो मंगाता था। यही हमारी ऐसी कुछ फीस रही होगी, एक की 4,000 रुपए फीस भी लगती होगी, दोनों की 4,000 रुपए फीस भी लगती होगी। कुल मिला के हम दोनों भाई हमारे पापा से एजुकेशन के नाम पर 12-13 हजार रुपए मंथली लेते थे। यकीन मानिए उन मैम की जिन्होंने ये कहा था, उनकी एक महीने की तनख्वाह 12,000 नहीं थी। प्राइवेट स्कूल वाले कितने रुपए देते हैं आपसे मेरे से छुपे हुए नहीं है। उसके बावजूद मैम की नजर में गरीब होना यह था, जो रोटी बनाता है वो गरीब है, जो रोटी नहीं बनाता वो गरीब। अब मान लो कल को मैं कहीं करूं कि बचपन बेहद गरीबी में बीता था, खुद रोटियां बना बना के किया था टाइम पास, तो यार मेरे आसपास में जितने लोग थे सारे बनाते थे। भाई आप गांव से थे, आप गांव से कस्बे में पढ़ने के लिए, आप कस्बे में पढ़ोगे तो खाना कहां खाओगे? तब कुक वाला सिस्टम ही नहीं था, होटल्स होते ही नहीं थे, तो बनाओगे। और ये बहुत सामान्य बात मानी जाती थी। मुझे याद है मेरे 5th पास करने के बाद में बीच में जो 1.5 महीने वाली छुट्टियां होती है, उसमें मम्मी ने बाकायदा ट्रेनिंग दी कि सब्जियां कैसे बनानी है, रोटी कैसे बनानी है, कभी टाइम कम हो तो कौन सी सब्जी बनानी है, फटाफट कैसे बनती है, ये सब ट्रेनिंग ली थी हमने। 1.5 महीने तक शाम को बैठ के सुबह शाम में डायलॉग सुनते कि ये करना है, ये करना है। इसलिए मैं रोटी आज भी इतनी गोल बनाता हूं जिसकी हद नहीं। मैं किसी से फोन पे बात भी कर रहा हूं, एक हाथ से बेलन घुमाऊं तो रोटी घूमती है। अब मैं जब बीकानेर हम 2-1 साल रहे, 11वीं-12वीं में खाना बनाया। फर्स्ट ईयर के आसपास हमें पता चला गया एक कुक है और वो खाना बनाता है, हमने छोड़ा। और हमने घर वालों को कहा कि कुक है, ये कुक हमसे 500 रुपए एक्स्ट्रा लेगा और खाना ये बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे। घर वालों ने कहा ठीक है 500 रुपए और भेजेंगे। उसके बाद से मेरे को याद नहीं आता कभी कि इमरजेंसी के अलावा कभी खाना बनाया। पर जब कुक नहीं था तो आप ही तो बनाओगे। इसलिए आप भी प्लीज खुद को कभी गरीब नहीं बताना। ये भारत में गरीबी ग्लोरीफाई किया जाता है कि खुद को यूं गरीब बताने में मजे ही आते हैं अपने को। मेरे एक दोस्त है, वो हमेशा हंसते रहते हैं कि यार ये मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, इंटरव्यू देते हैं यार फेल हो जाते, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा। यदि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो मैं यार एक काम करना चाहता हूं। क्या? कि यार जिनके भी सिलेक्शन होते हैं ना, तो अब ज्यादातर अब मध्यम वर्गीय परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार में क्या भाई, किसी के पापा टीचर है, किसी के पापा कांस्टेबल है, किसी के पापा किसान है। तो आपका सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होते आपसे पूछा कि पापा क्या काम करते हैं, और आपने कहा कि मेरे पापा कांस्टेबल है, आपने कहा मेरे पापा टीचर है। अगले दिन अखबार वाला लिखता है गरीब शिक्षक का बेटा बना आरएएस, है ना, गरीब पुलिस वाले का। अरे यार पापा को काहे गरीब बता रहे हो? पापा पास पैसे थे, हमें पढ़ने के अवसर दिए, इसका मतलब मेरे पापा गरीब ही नहीं, मेरे पापा दुनिया के सबसे अमीर आदमी है कि उन्होंने हमें पढ़ने भेजा, ये बहुत बड़ी बात। तो वो हंसते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं कहूंगा कि बाहर वाले को, मैं बताऊंगा वैसा तो लिख देगा क्या? तो कहेगा लिख दूंगा। तू लिख कि मेरे पापा सामंत है, गरीबों का खून चूसते हैं। अब लिख कि खून चूसने वाले का बेटा बना आरएएस, लोगों का खून चूस चूस के बेटे को पढ़ाया था। लिख दे, तू देखी जाएगी। पापा की इज्जत तो बढ़ाएगी, पापा सामंत है। ऐसे कैसे कर सकते हैं आपने? आपने भी ऐसे कभी नहीं कहना। और ये गरीबी मन में रखने वाली सी बात है। आप जितना सोचोगे उतना खुद को गरीबी फील करवाओगे, और नहीं सोचोगे तो फील भी नहीं। हम वास्तव में मध्यम वर्ग के लोग। आप मध्यम वर्ग में ये कह सकते हो कोई अपने में से उच्च मध्यम वर्ग है, कोई अपने में से मध्यम वर्ग है, कोई अपने में से निम्न मध्यम, उसमें हो सकता है। पर समाज में चेंज हमेशा एजुकेशन लाती है। एजुकेशन लेने वाला वर्ग हमेशा कौन सा होता है? इसलिए अपने भी जब एजुकेशन आई तो समाज में कौन सा आया? मध्यम वर्ग। और मध्यम वर्ग आया तो आगे चल के उसने अपने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व। जैसे मैं कुछ नाम बताता हूं। विजय सिंह पथिक, नाम सुना? जयनारायण व्यास, नाम सुना आपने? माणिकलाल वर्मा, नाम? क्या ये किसी रियासत के राजा थे? क्या ये गरीबड़ी से आदमी थे? सारे एजुकेटेड लोग थे उस समय, सारे एजुकेशन लिए। अर्जुन लाल सेठी ने 1902 के आसपास में ग्रेजुएशन कर ली थी। अपने गांव में आज भी ग्रेजुएशन किए हुए अपने ही है कि हमने ग्रेजुएशन किए, यही बहुत बड़ी बात रहती। उस समय वो कर गए थे, इसका मतलब पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग तो था। लिख लो, जैसे इसी लाइन में लिखो, जैसे मध्यम वर्ग वाली लाइन में लिखो, जैसे अर्जुन लाल सेठी। आगे पढ़ेंगे तब इनके नाम वापस आ जाएंगे। जैसे अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, कोई एक दो नाम ऐसे लिख लो। जैसे अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास इत्यादि, एक्सेट्रा इत्यादि एक्सेट्रा। तो 2-4 नाम, तीनों नहीं लिखो, 2 नाम लिख लो, कोई नहीं। एग्जाम्पल होने चाहिए, 1-2 एग्जाम्पल हो तो अपने समझने में आसानी रहती है बातों। ठीक है, आगे बताऊंगा।
देखो ऊपर वाली पहली लाइन को वापस पढ़ो। देखिए पहली लाइन ये कहती है कि अंग्रेजों का राजाओं ने साथ दिया था, इसलिए क्रांति के बाद राजाओं को क्या किया गया, समझ। मैं अभी बीच में बातें बता रहा था, तब मैंने एक बात बताई कि पहले अंग्रेज किसी भी बेलखने राजा को हटा दिया करते थे, लेकिन अब अंग्रेजों ने उन बेलखने राजाओं को हटाना, उनको लगा राजाओं को हटाएंगे राजा नाराज होगा, राजा क्रांति करेगा, जनता इसके साथ में आ जाएगी, इसलिए अपने राजाओं को हटाना नहीं। तो इसका मतलब अयोग्य राजा भी सीट पर बैठे रहेंगे, और अयोग्य राजा सीट पर बैठेंगे तो जनता राजी रहेगी या शोषण होगा, शोषण होगा। देखो अंग्रेजों ने अयोग्य राजाओं को संरक्षण प्रदान किया, ब्रिटिशर्स प्रोटेक्टेड अनकेपेबल किंग्स, अंग्रेजों ने अयोग्य राजाओं को संरक्षण प्रदान किया, ब्रिटिशर्स प्रोटेक्टेड अनकेपेबल किंग्स, अयोग्य राजाओं को संरक्षण प्रदान किया, प्रोटेक्टेड अनकेपेबल किंग्स, जिससे जनता का शोषण हुआ, जिससे जनता का शोषण हुआ। सो पब्लिक, सो पीपल वर्स या पब्लिक वॉज एक्सप्लॉइटेड, सो पब्लिक वॉज एक्सप्लॉइटेड, जिससे जनता का शोषण हुआ, एक्सप्लॉइटेशन हुआ भाई उनका, पब्लिक वॉज एक्सप्लॉइटेड, जिससे जनता का शोषण हुआ। भाई किसी भी शासन, आज का भी शासन, कोई अच्छा मुख्यमंत्री नहीं हो तो बात जनता का क्या होगा, शोषण ही होगा। और दूसरी चीजें ये मैं जो बता रहा हूं भाई, एक तो अयोग्य राजा है तो जनता की तरफ वैसे भी ध्यान है नहीं, फिर वो भी आया कि जनता और राजा के बीच का कॉन्टेक्ट उतना अच्छा नहीं रहा जितना पहले अच्छा हुआ करता। पहले यह था कि राजा जनता के बीच में जाता, जनता के बीच में जाता, उसे पता होता कि इस बार अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया तो टैक्स क्या कर दें थोड़े, मतलब इवन अपने यहां तक था कि किसी किसान की बेटी की शादी है उससे टैक्स कम लेते उस साल, खर्चा हो गया रे भाई थोड़ा कम ले लो, अगली साल जमा करा देगा। किसी घर में किसी की डेथ हो गई तो डेथ मृत्यु भोज में अपने खर्चा होता है, तो कहते देखो आज भी आप नोटिस करो, अपने जो 12वां करते हैं, 12वां समझ गए, उस गांव में बोलते खर्च है, बूढ़े व्यक्ति मरे और उनका तो खर्च है, खर्च क्यों करते, क्योंकि उसमें खर्चा लगता था, तो खर्चा लगा तो राजा कहता भाई थोड़ा कम ले लो, इस बार कम, कितना टैक्स देना तेरे को, कि 5 बोरी बाजरी देनी है, कि चल तू 3 जमा करा दे, 2 अगली बार जमा करा देना, कोई बात नहीं। पर ये कब पता चलेगा राजा को, जब वो जनता के बीच में जाएगा, जनता के बीच जाए नहीं तो पता चलेगा। अब राजा केवल महल के अंदर बैठा था, महल के अंदर बैठा था, जनता के बीच में नहीं जा रहा था, तो उसकी लग्जरी बढ़ गई। पहले जनता के बीच में जाता तो जनता की समस्याएं बताती, वो जनता की तरह रहा करता था। अब वो बाहर से पढ़ के आ रहा था, अब स्कॉच पी रहा था, अब कोई ज्यादा लेना देना उसको नहीं था। लिखो लिखो, अंग्रेजी संरक्षण के कारण, ड्यू टू ब्रिटिश प्रोटेक्शन, अंग्रेजी संरक्षण के कारण, ड्यू टू ब्रिटिश प्रोटेक्शन, राजाओं की विलासिता बढ़ गई थी, लग्जरी ऑफ किंग्स वॉज इंक्रीज्ड, राजाओं की विलासिता बढ़ गई थी, लग्जरी ऑफ किंग्स वॉज इंक्रीज्ड, राजाओं की विलासिता बढ़ गई थी, लग्जरी ऑफ किंग्स वॉज इंक्रीज्ड, राजाओं की विलासिता बढ़ गई थी, लग्जरी ऑफ किंग्स वॉज इंक्रीज्ड। तो अब विलासिता के लिए पैसे ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो राजा क्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं, टैक्स। देख लो, अतः राजाओं ने भू राजस्व बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, अतः राजाओं ने भू राजस्व बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सो किंग्स यूज्ड टू रेज लैंड रेवेन्यू, सो किंग्स यूज्ड टू रेज लैंड रेवेन्यू, अतः राजाओं ने भू राजस्व बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। किंग्स यूज्ड टू रेज लैंड रेवेन्यू, हाँ क्या कर लो ऐसे भी। पर अपने को तो अंग्रेजों की बातें कभी अच्छी बतानी नहीं, अंग्रेजों वाले सारे नकारात्मक ही बताने हैं भाई। मॉडर्न इंडिया का सीधा सा एक तो आपको लग रहा है, अपने तो यही कहेंगे कि साहब एजुकेशन आई थी तो हमारा पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया था एकदम, अंग्रेजों के आने से पहले हम अच्छे थे, अंग्रेजों के आने के बाद बुरे हो गए, एजुकेशन ही खराब आ गई। आज दिन तक हम एजुकेशन को गालियां निकालते हैं। हाँ हाँ, तो अपने को यही कहना है कि ट्रेन इसलिए लाएगी कि जनता का शोषण और बढ़ जाए। मैंने अभी तो बताया, क्रांति को दबाने के लिए इधर से उधर। मॉडर्न में एक बात हमेशा याद रखनी है, जितनी अंग्रेजों को गालियां निकालोगे नंबर उतने ही ज्यादा आएंगे। मेरे मेरे कई दोस्त मेरे को पूछते रहते, मैं अंग्रेजों का डाई हार्ड फैन हूं, और मेरे को ऐसा लगता है कि अंग्रेजों को अब तक अपने देश में रहना चाहिए था। क्यों गए बेचारे वो छोड़ के, 47 में ना जाते तो अपने देश का और भला होता, अपना देश और अच्छा रहता अब तक। तो कई बार, जबकि मेरे हमेशा मॉडर्न इंडिया में बहुत अच्छे नंबर आते, मेरे बार एक आईएएस के मेंस में मॉडर्न इंडिया में नंबर आया 155, तो बहुत अच्छे नंबर थे, 250 में से 155 नंबर। तो कई बार साथ वाले ने पूछते हैं कि तू यार अंग्रेजों का फैन रहता है और मॉडर्न इंडिया में अंग्रेजों को गालियां निकालनी पड़ती है, तो तू फिर उधर कैसे करता है? मैं फैन हूं तो गेलो थोड़ी हूं, मैं ये तो जानता हूं एग्जामिनर क्या पसंद करता है,
तो एग्जाम में तो मैं भर भर के गालियां निकालता हूं अंग्रेजों को कि साहब उनके जैसा दुष्ट राक्षस दैत्य टाइप का कोई था ही नहीं। उनका नाम लिखने से पहले 4 गालियां निकालता हूं, तब उनका नाम लिखता हूं बाद में, तो अपने आप हो जाएगी। तो ये प्रभाव भी नेगेटिव है, इनको पॉजिटिव नहीं मानना आपने। नहीं आएगा ऐसा, नहीं नहीं। अंग्रेजों के कभी सकारात्मक नहीं पूछे जाएंगे भाई। अंग्रेजों को सकारात्मक पूछते अपनी हिस्ट्री उल्टी पुल्टी हो जाएगी, फिर तो अंग्रेजों का राज अच्छा था। फिर किस बात की गाली, हमारी हिस्ट्री की बेस ही हिल जाएगा। हमारी हिस्ट्री का बेस यही है कि अंग्रेज खराब थे, तो इनके प्रभाव सारे के सारे नकारात्मक ही। अंग्रेजों ने हमारे देश में कुछ भी अच्छा नहीं किया। लिखो क्या लिखा, लास्ट क्या लिखा। हाँ, इसी में कंटिन्यू करना। क्या राजाओं ने भू राजस्व बढ़ाना प्रारंभ कर, इसी में कंटिन्यू करना। अतः राजस्थान में किसान आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। सो पीजेंट मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन राजस्थान। अतः राजस्थान में किसान आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। सो पीजेंट मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन राजस्थान। राजस्थान में किसान आंदोलन क्या हो गए थे, प्रारंभ हो गए थे। हम ये भी कह सकते हैं कि जनता भले खुल के साथ में नहीं आई हो, फिर भी दबे छुपे जनता क्रांति के पक्ष में थे। अपने देखते हैं कोटा की जनता जयदयाल करीन के पक्ष में आ गई थी। ये आपके इधर गुर्जर और मेयो थे, ये भरतपुर में पूरे पूरे एकदम विद्रोह कर बैठे थे यहाँ पर। तो सब जगह विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति तो थी, बहादुर शाह इनके प्रति सबके प्रति सहानुभूति देखने को। इससे एक ये बात तो प्रूव हुई कि हमारी जनता अंग्रेजों के शासन की समर्थक है। लिख लो, जनता ने विद्रोहियों का साथ दिया था। अगला पॉइंट, जनता ने विद्रोहियों का साथ दिया था। पब्लिक सपोर्टेड रिबेल्स। निम्बाएडा में जन स्वागत वार पढ़ते हैं अपने। जनता ने विद्रोहियों का साथ दिया था। पब्लिक सपोर्टेड रिबेल्स, जनता ने विद्रोहियों का साथ दिया था। पब्लिक सपोर्टेड रिबेल्स, जिससे यह सिद्ध हो गया कि विच प्रूव्ड दैट, जिससे यह सिद्ध हो गया था कि विच प्रूव्ड दैट, जिससे यह सिद्ध हो गया था कि विच प्रूव्ड दैट, कि राजस्थान की जनता अंग्रेजों की समर्थक नहीं है या अंग्रेजी शासन की समर्थक नहीं है। पब्लिक ऑफ राजस्थान वॉज नॉट ब्रिटिश सपोर्टर्स, कि राजस्थान की जनता अंग्रेजी शासन की समर्थक नहीं है। दैट पब्लिक ऑफ राजस्थान वॉज नॉट ब्रिटिश सपोर्टर्स, राजस्थान की जनता अंग्रेजी शासन की समर्थक नहीं है। एक बात और देखो, एक इतिहासकार में अपने एक बहुत अच्छे आरसी मजूमदार, नाम सुना कभी आपने, रमेश चंद्र मजूमदार नाम करके बहुत अच्छे हिस्टोरियन वे। मजूमदार सर एक बड़ी मजेदार लाइन कहते हैं। मजूमदार सर कहते हैं कि यार जब क्रांति हुई थी ना, तब कोई चेंज नहीं आया बड़ा। 57 में क्रांति हुई, हमारा उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है, लेकिन अंग्रेज देश से बाहर गए नहीं, उल्टा अंग्रेजों का राज मजबूती से जम गया और मजबूत कर बैठे हम अंग्रेजों के राज को। तो क्रांति ने तात्कालिक रूप से हमें कोई भी फायदा, लेकिन जब क्रांति हो गई उसके बाद जो आगे के साल है उसमें लोगों को क्रांति ने मोटिवेट किया। क्रांति ने क्या किया, बाद में हमें हमेशा लगता रहा कि बाद 1885 में जब कांग्रेस बनी, नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, तो हमारे दिमाग में हमेशा एक बात थी कि यार 57 में हमने थोड़ा सा चूक गए वरना अंग्रेजों को निकाल देते। आगे कोई भगत सिंह आंदोलन कर रहे हैं तो वापस करें, यार 57 में किया था ना वैसा कर जाएंगे तो इस बार सफल हो जाएंगे। बार बार हमें क्या याद आ रहा था, इसका मतलब 57 की क्रांति हमारे नेशनल मूवमेंट के लिए किसका काम कर रही है, मोटिवेशन का काम कर रही थी, प्रेरणा स्रोत का काम कर रही थी। तो एक अच्छी लाइन यूज में लेते हैं, वो कहते हैं जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। क्या लाइन है, जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी। एक हाथी जिंदा होता है ना तो अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा अपने मालिक को कितने रुपए कमा के दे सकता है, 1 लाख। क्या क्या कर सकते हैं हम, हाथी का क्या यूज है, बोझा डोलो, इधर से उधर कोई सामान लेके चले जाओ, उससे ज्यादा खा जाता है वो, ज्यादा कमाता नहीं उससे ज्यादा तो वो खाए। पर हाथी मर जाए तो मरते ही उसका दांत 1.25 लाख का बिके। तो हाथी जिंदा काम का नहीं, हाथी कब काम का है, मरने के बाद ज्यादा काम का हो जाता था। क्रांति हुई थी तब काम की नहीं, जब होके खत्म हो गई उसके बाद ज्यादा काम आई। हमारे लोगों को मोटिवेशन क्रांति ने खूब दिया था। अपने अपने भी कह सकते हैं कि 57 की क्रांति ने राजस्थान में जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसके लिए किसका काम किया था। देखो, क्रांति ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। रिवोल्ट वर्कड एज मोटिवेटर। क्रांति ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। रिवोल्ट वर्कड एज इंस्पिरेशन या वर्कड एज मोटिवेटर।
क्रांति ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था, वर्कड एज मोटिवेटर या वर्कड एज इंस्पिरेशन फॉर फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट, फॉर फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट। आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था, वर्कड एज मोटिवेटर या वर्कड एज इंस्पिरेशन फॉर फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट। इसी में कंटिन्यू करना लाइन, फिर मैं समझाता हूं अर्थ, इसी में लिखना। तथा कुशाल सिंह चांपावत एंड कुशाल सिंह चांपावत, याद आ गया? तथा कुशाल सिंह चांपावत एंड कुशाल सिंह चांपावत राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोकगीतों का नायक बन गया था, बिकेम हीरो ऑफ राजस्थानी फोक स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स। राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोकगीतों का नायक बन गया था, बिकेम हीरो ऑफ राजस्थानी फोक स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स। राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोकगीतों का नायक बन गया था, बिकेम हीरो ऑफ राजस्थानी फोक स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स। राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोकगीतों का नायक बन गया था। कि यार यदि क्रांति भले ही फेल हो गई थी, कुशाल सिंह चांपावत और देश को आजादी नहीं दिला, पर फिर भी हमने उनको बार बार याद किया। हर होली पर हम गीत गा रहे थे कि ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे बांकी और मैकमेसन ने मार के औ माथे टांगियो। कि हम बार बार याद कर रहे थे कि हमने मैकमेसन को मार के कहां लटका दिया था। अब जनता यदि इसको याद कर रही थी, इसका मतलब जनता के दिमाग में थी कि 57 में कुछ तो किया है। उस बार सफल नहीं हुए, लेकिन इस बार हम क्या हो जाएंगे उससे। आई बात समझो? तो ये क्रांति के क्या हो गए प्रभाव। कितने पॉइंट लिखे? 9-10 जितने भी 100 शब्दों में हो जाएगा। अब कभी आपसे 100 शब्दों में पूछे, आप बता दो। अब वो क्या करेंगे आपके साथ, वो ये प्रैंक कर लेते हैं। वो कोई एक क्वेश्चन देते हैं, वो एक लाइन लिखते हैं, वो एक लाइन लिख कर वो कहते हैं कि 57 की क्रांति के बाद सामंतों को शक्तिहीन बना दिया गया था। इस कथन की व्याख्या कीजिए, या इस कथन के प्रकाश में 57 की क्रांति के प्रभाव बताइए। अपने क्या करते हैं, ऊपर से नीचे तक लेके सामंत 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 कर देते हैं, और अपने वैसे लिखते हैं हाँ यह बात सही है या मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि 57 की क्रांति से पहले ही सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त करने शुरू कर दिए गए थे, उनके द्वारा लिए जाने वाले कर समाप्त कर दिए गए थे, तथा उनकी सेनाएं भंग कर दी गई, जिससे सैनिक बेरोजगार हो गए थे। यही कारण है कि उन्होंने 57 की क्रांति में भाग लिया था, और 57 की क्रांति में उन्होंने विद्रोह किया था। इसलिए क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सामंतों को पूरी तरीके से प्रभावहीन बना। और हम ऊपर से नीचे तक सारा सामंत सामंत लिख देते ना, अपने को लिखना है कि हाँ 57 की क्रांति में सामंतों ने विद्रोहियों का साथ दिया, तथा कई जगह पर तो वो खुद विद्रोहियों के नेता बनकर उभर कर सामने आए थे। जैसे फलाना 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 फलाना, सबके नाम लिखने, 2-4 के जो जो आपको नाम याद है वो लिखने। लेकिन 57 की क्रांति जैसे महान घटना का केवल एक परिणाम नहीं हो सकता। इस क्रांति ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र में कई अलग अलग प्रभाव छोड़े थे, जो निम्न प्रकार है। सारे लिखने। बस मैंने वो जो परसों समझाया था या कल मैं जो बता रहा था कि तीसरी क्लास में तो सीधा आता था कि 57 की क्रांति के परिणाम बताइए। अब वो एक दे देगा, बाकी पूछेगा। आगे बात समझ। एक नया टॉपिक उठा लो, क्रांति की प्रकृति, नेचर ऑफ रिवोल्ट। हमने कारण पढ़े, असफलता के कारण पढ़े, परिणाम पढ़े। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रांति की प्रकृति, नेचर ऑफ रिवोल्ट। क्रांति की प्रकृति, नेचर ऑफ, नेचर क्या है? कारण तो क्या है, किसी घटना से पहले होने वाली घटनाएं तो क्या होगी कारण, बाद में होने वाली घटनाएं क्या होगी परिणाम। प्रकृति का मतलब वो थी क्या, जो कुछ भी 57 में हुआ था उसको किधर रखोगे, उसे क्या मानना है अपने को, तो वो है। तो अब किसी भी चीज की फॉर्म जब तय करनी हो, किसी भी चीज की नेचर तय करनी हो, तो कभी भी सब लोगों के जो भी परसेप्शन होंगे वो एक जैसे। भाई आपने किसी कर लो, भाई मेरे प्रति या आपके प्रति मेरे कोई पूछे कि यार ये जो नया बेच बना ये किस प्रकार का है, मैं कहूंगा अरे अच्छा बेच है, बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हैं, इसके अंदर चुपचाप रहते हैं, शांति से रहते हैं। ये हो सकता है कार्ड चेक करने वाले से पूछे, वो कहेगा बदतमीज है यार 5-7 तो इसमें कार्ड ही चेक नहीं करवाते हमसे। वो ये उनका परसेप्शन, मेरा परसेप्शन अलग। आपको आपस में कोई पूछे तो आपका हो सकता है किसी का ये हो कि नहीं अच्छा बेच है, सारे साथ वाले बहुत अच्छे, सर भी बहुत अच्छा पढ़ा के जाते हैं। आप में से हो सकता है किसी का अच्छा पढ़ाते रहे, बकवास करते हैं फालतू की बिठा के, फीस ले लिए बातें करते रहते हैं, पढ़ाते तो है नहीं इधर उधर की। ये बातें तो हमें भी आती थी। हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि नहीं यार साथ वाले भी अच्छे नहीं। आप ये भी कह सकते हो कि लास्ट तक तो आवाज ही नहीं आती यार ढंग से। इसका मतलब किसी भी चीज के बारे में लोगों के विचार अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई भी प्रकृति एक प्रकार से डिसाइड, पर फिर भी हम उसको डिसाइड कैसे करें कि ज्यादातर लोग जैसा मानते हैं वैसा मान लिया जाए। यदि ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि क्लास की पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, और ज्यादातर लोग कहते हैं कि पढ़ाई अच्छी नहीं है तो पढ़ाई अच्छी नहीं। पहले पर यह तो देखें कौन कौन से पर्सपेक्टिव है।
क्या क्या परसेप्शन बने इसके बारे में। तो 57 की क्रांति के बारे में एक बहुत बड़ा परसेप्शन अंग्रेजों ने यह बनाया कि ये सैनिकों का विद्रोह था। क्या था ये? एक सिपोही म्यूटिनी। ये जब क्रांति हो गई, क्रांति के बाद जब इस पे लिख रहे थे, या अंग्रेजों से जब उनकी सरकार जवाब मांग रही थी, क्या हुआ रे, अचानक पूरा भारत फट गया यार तुम्हारे खिलाफ, क्या कर रहे थे तुम वहां पे। तो अंग्रेजों ने जब अपनी रिपोर्ट बना के भेजी, तो अंग्रेजों ने उसके अंदर ये लिखा कि भाई जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं, ये तो कुछ फौजियों की प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? आप पहले दो प्रॉब्लम तो चल ही रही थी, उनकी थोड़ी सैलरी कम थी और थोड़ा प्रमोशन भी थे ज्यादा उनके हो, तो थोड़े थोड़े परेशान तो थे ही, बीच में आगे चर्बी वाले कारतूस, इसके चक्कर में सिपाहियों ने क्या कर दिया। इसलिए अंग्रेजों ने कभी ये माना ही नहीं कि क्रांति थी। अंग्रेजों ने हमेशा कहा कि क्या था, क्योंकि अंग्रेज यदि ये कहते कि सैनिक विद्रोह नहीं था तो फिर क्या थी? क्रांति। क्रांति कौन करती है? जनता। जनता अच्छे शासन के खिलाफ क्रांति करती है या बुरे शासन के? तो फिर अंग्रेजों को यह मानना पड़ता कि हमारा शासन कैसा था। आपकी मान डाकण कुण कहे, अंग्रेज कम से कम अपने शासन को तो बुरा बताना, तो कोई ना कोई कारण देना पड़ेगा दूसरा। वो सेम बात है। मैं कहता हूं आप जब आरएस लग जाओगे, आपसे कोई गलती हो जाएगी या आपके किसी जो जूनियर है उससे गलती हो जाएगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, तो आप उस गलती को स्वीकार करने के बजाय कोई दूसरी चीज लेके आओगे, ऐसा ऐसा हुआ था इस वजह से ऐसा हो गया। अंग्रेज भी वो सेम बात कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने इसको क्या बताया? सिपोही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह बताया। कैसे सिपाही विद्रोह बताया? क्या पहले से प्रॉब्लम चल रही थी किस बात को लेके? पद व वेतन, और उसके अंदर भड़काने का काम कौन कर गए? चर्बी वाले। इस वजह से प्रॉब्लम हो गई उनकी। पर अपने कहते हैं कि भाई साहब मान ली आपकी बात, एक मिनट के लिए हम स्वीकार कर लेते हैं कि सैनिकों ने विद्रोह किया, तो फिर ये बताओ सारे सैनिक क्रांति में शामिल क्यों नहीं हुए? ब्यावर खेरवड़ा में तो क्रांति हुई नहीं। यदि सैनिकों की प्रॉब्लम होती तो ब्यावर खेरवड़ा वालों की भी प्रॉब्लम होती। फिर यदि ये सिपाहियों का विद्रोह था तो वकील जयदयाल क्या कर रहा था? वह भी तो क्रांति में भाग ले रहा था, है ना। कुशाल सिंह चंपावत ये फौजी थोड़ी थे। ताराचंद पटेल तो किसान था, अमरचंद बांटिया तो सेठ थे। इसका मतलब आर्थिक क्षेत्र के लोग, सामाजिक क्षेत्र के लोग, कृषि के क्षेत्र के लोग, सब प्रकार के लोग क्रांति में शामिल हो रहे थे। इसका मतलब आपको यह तो मानना पड़ेगा कि सिपाही विद्रोह तो। फिर यदि सिपाहियों को प्रॉब्लम होती तो हमारे तो खूब सारे सिपाही आपकी तरफ थे। मेरवाड़ा बटालियन, मेवाड़, भीलकोर तो आपकी तरफ से लड़ गई थी साहब। हमारे सिपाहियों ने आपका साथ दिया था, सिपाही न्यूट्रल रहे थे, भाग नहीं लिया था। इसका मतलब ये कम से कम सिपाही विद्रोह तो। अपने दोनों बात बतानी है कि अंग्रेज इतिहासकार इसको क्या बताते हैं? सिपाही विद्रोह। लेकिन ये सिपाही विद्रोह नहीं था। अंग्रेज इतिहासकार किस आधार पे बताते हैं? कि पद व वेतन को लेकर पहले से असंतोष था और चर्बी वाले कारतूस, ग्रीट कार्टिजेज की वजह से एक क्रांति हो गई। अपने कहना ऐसा नहीं था, क्योंकि पूरे भारत में सैनिकों ने क्रांति नहीं की। खूब सारे सैनिक किसका साथ दे रहे थे? अंग्रेजों। और क्रांति में सैनिकों के अलावा बाकी लोग भी शामिल हुए थे। अतः हमें मानना पड़ेगा कि सिपाही विद्रोह नहीं था। लिखो लिखो, अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार, पहले लिखना सैनिक विद्रोह, हेडिंग डाला सैनिक विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी, सैनिक विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी। अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हिस्टोरियंस, अंग्रेजी इतिहासकारों के कारण, ड्यू टू इंग्लिश हिस्टोरियंस, एक बार हिंदी में लिखना, इंग्लिश में बोल दूंगा। देखो, सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण, सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण, ड्यू टू सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण, ड्यू टू सर्विस रिलेटेड कंडीशंस या प्रॉब्लम्स, कुछ ही लिख लो, सर्विस रिलेटेड कंडीशंस या प्रॉब्लम्स, एंड ग्रीट कार्टिजेस, ड्यू टू सर्विस रिलेटेड कंडीशंस या प्रॉब्लम्स एंड ग्रीट कार्टिजेस, सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण सैनिकों में असंतोष था, सोल्जर से डिस्कंटेंट, सैनिकों में असंतोष था, सोल्जर से डिस्कंटेंट, सैनिकों में असंतोष था, सोल्जर से डिस्कंटेंट। अतः उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सो द रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स,
अतः उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सो द रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अतः उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्या लिखा? अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हिस्टोरियंस, समझ में आई बात? कि वो कहते हैं दो चीजों, ये तो सेवा संबंधी शर्तें, सेवा मतलब सर्विस, इस सर्विस में कुछ प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? सैलरी क्या मिल रही थी? कम, प्रमोशन भी उनके नहीं हो रहे थे, कंडीशन थोड़ी अजीब सी हो गई थी, और फिर चर्बी वाले कारतूस हो रहा है, इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह। पर हम कहते हैं ये कथन सत्य, लिखो इसी में आगे लाइन चेंज करके लिखो, लेकिन यह कथन सत्य नहीं है, बट दिस फैक्ट इज नॉट जस्टिफाइड। लेकिन यह कथन सत्य नहीं है, बट दिस फैक्ट इज नॉट जस्टिफाइड। लेकिन यह कथन सत्य नहीं है, या दिस स्टेटमेंट इज नॉट जस्टिफाइड, कुछ ही लिख लो। यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि बिकॉज ऑफ सभी सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। ऑल सोल्जर्स डिड नॉट ज्वाइन रिवोल्ट। सभी सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। ऑल सोल्जर्स डिड नॉट ज्वाइन रिवोल्ट। तथा अधिकतर सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, एंड मोस्ट ऑफ सोल्जर्स सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। तथा अधिकतर सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, एंड मोस्ट ऑफ सोल्जर्स सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। अधिकतर सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, मोस्ट ऑफ सोल्जर्स सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। तथा क्रांति में असैनिक तत्व भी सम्मिलित थे, नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स ऑल्सो जॉइंड रिवोल्ट। तथा क्रांति में असैनिक तत्व भी सम्मिलित थे, नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स, असैनिक तत्व, तथा क्रांति में असैनिक तत्व भी सम्मिलित थे, एंड नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स ऑल्सो जॉइंड रिवोल्ट। क्रांति में असैनिक तत्व भी सम्मिलित थे, नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स ऑल्सो जॉइंड रिवोल्ट। अतः इसे सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता। सो इट कांट बी कॉल्ड एज सिपॉय म्यूटिनी। अतः इसे सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता। सो इट कांट बी कॉल्ड एज सिपॉय म्यूटिनी। अतः इसे सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता। सो इट कांट बी कॉल्ड एज सिपॉय म्यूटिनी। इसे सैनिक विद्रोह। एक दूसरा व्यू आता है बाद में सामने, ये एक आया, दूसरा एक व्यू आया कि ये सामंतों का विद्रोह था। किसका विद्रोह था? लिखो, हेडिंग डालो, देखे, रिवोल्ट ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स, सामंतों का विद्रोह। रिवोल्ट ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स, सामंतों का विद्रोह। तो एक ये बात कही जाती है कि भाई अंग्रेजों का राज आया तो सामंतों की शक्तियां क्या होने लग गई थी? कम, इसलिए सामंत विद्रोह कर गए जी। उनकी पावर कम हुई तो उन्होंने क्या कर दिया? हमारे खिलाफ विद्रोह। तो क्यों किया भाई उन्होंने विद्रोह? तो इसका पर्सनल इंटरेस्ट थे। किसी के टैक्स कम आने लग गए थे, किसी के कोई पेंशन वगैरह नहीं मिल रही थी, किसी को कोई बेटा गोद नहीं लेने दिया जा रहा था, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम थी, पर ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसका जनता से कोई भी लेना देना, और वो पर्सनल प्रॉब्लम के चक्कर में अंग्रेजों से लड़ गए थे। तो हम कहते हैं भाई साहब, यदि वो पर्सनल प्रॉब्लम के चक्कर में अंग्रेजों से लड़ते, तो हमने तो ये देखा था कि एरिनपुरा वाले विद्रोही जब दिल्ली गए थे, शिवनाथ सिंह आसोप उनके साथ चला गया था। तो इसका मतलब उनके पर्सनल प्रॉब्लम, तो वो विद्रोहियों के साथ क्यों जाती? पर्सनल प्रॉब्लम होती तुमसे लड़ लेते, या पर्सनल प्रॉब्लम होती तो अपने राजा से लड़ लेते। और सलुम्बर का केसरी सिंह और कोठारिया का जोध सिंह, उन सब लोगों को शरण दे रहे हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ है, कि त्याचा टोपे उन्होंने कहा बैठ जा। नाना साहब यहां रह के गए थे, नाना साहब खुद कोठारिया अपने कई दिन तक रह के गए थे, नाना साहब यहाँ रह के गए। कुशाल सिंह चांपावत 3 साल तक यहाँ पे रह लिया, 57 में क्रांति हुई, 58 के अंदर गया, 60 के अंदर जाके सरेंडर किया, 2.5 साल तक वो यहीं रहा। इसका मतलब हमारे सामंतों का निजी स्वार्थ, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक भावना तो थी कि यार अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है। और यदि वो निजी स्वार्थों के लिए लड़ते और उनका जनता से कोई भी लेना देना, तो आज भी जनता उनके गीत क्यों गा रही है? आज भी कुशाल सिंह चांपावत को होली पे क्यों याद किया जा रहा है? जनता इतनी तो सियाणी रही होगी कि साहब मंगता अपने लिए लड़ रहा था, अपना क्या करके गया, तो जनता क्यों याद करती है? यदि जनता आज दिन तक याद कर रही है, इसका मतलब उसने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ाई
इसका मतलब इंटरेस्ट कोई दूसरे थे, इंटरेस्ट दूसरे थे, तो फिर दूसरे क्या हो सकते हैं? आजादी हो सकती है, और तो क्या हो सकता है? लिखो लिखो, अंग्रेजों के अनुसार ड्यू टू ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के अनुसार ड्यू टू ब्रिटिशर्स, सामंतों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए विद्रोह किया था। फ्यूडल लॉर्ड्स रिवोल्टेड फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, सामंतों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए विद्रोह किया था। फ्यूडल लॉर्ड्स रिवोल्टेड अगेंस्ट फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, फ्यूडल लॉर्ड्स रिवोल्टेड फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, सामंतों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए विद्रोह किया था। क्योंकि अंग्रेजी शासन में, क्योंकि अंग्रेजी शासन में, बिकॉज इन ब्रिटिश रूल, क्योंकि अंग्रेजी शासन में, बिकॉज इन ब्रिटिश रूल, क्योंकि अंग्रेजी शासन में, बट इन बिकॉज इन ब्रिटिश रूल, उन्हें प्रभावहीन बना दिया गया था। दे वर मेड पावरलेस, उन्हें प्रभावहीन बना दिया गया था। दे वर मेड पावरलेस, नीचे लाइन चेंज कर लिखो। लेकिन यह स्पष्टीकरण भी सही नहीं है, लेकिन यह स्पष्टीकरण भी सही नहीं है, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, लेकिन यह स्पष्टीकरण भी सही नहीं है, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, यह स्पष्टीकरण भी सही नहीं है। क्योंकि बिकॉज ऑफ, क्योंकि बिकॉज ऑफ सामंतों ने दिल्ली तक विद्रोहियों का साथ दिया था। फ्यूडल लॉर्ड सपोर्टेड रिबेल्स टिल दिल्ली, फ्यूडल लॉर्ड सपोर्टेड रिबेल्स टिल दिल्ली, सामंतों ने दिल्ली तक विद्रोहियों का साथ दिया था। फ्यूडल लॉर्ड्स सामंतों ने दिल्ली तक विद्रोहियों का, लिखो, तथा मेवाड़ के सामंतों ने, एंड फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़, तथा मेवाड़ के सामंतों ने, एंड फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के सामंतों ने अंग्रेज विरोधी तत्वों को शरण दी थी, या अंग्रेज विरोधी विद्रोहियों को शरण दी थी, कुछ लिख लो, अंग्रेज विरोधी तत्व ही लिख लो, अंग्रेज विरोधी तत्वों को शरण दी थी। या शेल्टर टू एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स, या शेल्टर टू एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स, अंग्रेज विरोधी तत्वों को शरण दी थी, अंग्रेज विरोधी तत्वों को शरण दी थी। गिव शेल्टर टू एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स, लाइन चेंज करके लिखना। यदि वे अपने निजी स्वार्थों के लिए लड़ते, इफ दे फाइट फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट्स, यदि वे अपने निजी स्वार्थों के लिए लड़ते, इफ दे फाइट फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट्स, तो उन्हें लोकगीतों में नहीं गाया जाता, तो उन्हें लोकगीतों में नहीं गाया जाता। देन दे डोंट संग इन फोक सॉन्ग्स, तो उन्हें लोकगीतों में नहीं गाया जाता। सो दे डोंट संग इन फोक सॉन्ग्स, उन्हें लोकगीतों में नहीं गाया जाता। सो दे डोंट संग इन फोक सॉन्ग्स, उन्हें लोकगीतों में, आज भी यदि जनता गा रही है, इसका मतलब उनके पर्सनल इंटरेस्ट तो कौन कौन सी दो बातें? एक तो पढ़ी हमने, क्या अंग्रेज क्या कहते हैं उसके लिए? सैनिक विद्रोह। या दूसरा क्या कहते हैं? साम। तो सैनिक विद्रोह तो क्यों कहते हैं? सेवा संबंधित शर्तों और चर्बी वाले कारतूसों के कारण सैनिकों में कहीं ना कहीं लफड़ा चल रहा था, और इस वजह से क्रांति की। पर हम कहते हैं कि यदि ऐसा होता तो फिर सारे के सारे सैनिक शामिल होने चाहिए थे, पर ब्यावर खेरवड़ा में तो हुए नहीं। ऐसा होता तो आपका साथ तो कोई सैनिक देता ही नहीं, जबकि हमारे तो सारे सैनिक किसके साथ में थे? आपके साथ में खड़े थे। और फिर ऐसा होता तो केवल सैनिक सैनिक ही लड़ते, फिर बाकी वाले लड़ते ही क्यों? बाकी वाले लड़ रहे, इसका मतलब ऐसा तो फिर अंग्रेज एक दूसरा कहते हैं कि ये क्या था? सामंतों का विद्रोह। सामंतों ने क्यों किया? कि साहब उनके पर्सनल इंटरेस्ट थे। क्यों थे पर्सनल इंटरेस्ट? क्योंकि अंग्रेजों का शासन आने के बाद उनके जो स्पेशल राइट थे वो क्या कर दिए गए थे, तो उनको घाटा हो रहा था। घाटा होगा तो कोई ना कोई आदमी लड़ेगा। तो हम कहते हैं यदि ये बात होती तो मारवाड़ के जो सामंत है वो दिल्ली तक क्यों जाते? मेवाड़ के सामंत है वो अंग्रेज विरोधी तत्वों को शरण क्यों? और सबसे बड़ी बात, यदि ऐसा होता तो जनता क्यों गा रही है? यदि जनता उनके गीत गा रही है, इसका मतलब कारण तो कोई दूसरे। थोड़ी बातें कल और पढ़ेंगे इसके अंदर, है ना।